ये है स्प्लिट एसी का आउटडोर। इसकी वायरिंग के बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। और इसमें नॉर्मली बिल्कुल नॉर्मल एसी है, ये हार्ड कूल का नहीं है। इसमें सिर्फ 2 वायर हैं। तो इसको हम स्क्रू को खोलते हैं और देखते हैं इसका वायरिंग कैसे किया जाता है नॉर्मल एसी का। अगर एक बार एक एसी का समझ गए आप वायरिंग, क्योंकि एक कंप्रेसर को सप्लाई देना होता है। अगर हार्ड कूल एयर कंडीशनर होता है तो उसमें 4 वे रिवर्सिंग वाल्व लगा होता है। एक फ़ैन मोटर को सप्लाई देना होता है। बस इतना सा कनेक्शन होता है इसका, कोई भी एसी हो। ये कॉन्टैक्टर वाला एसी नहीं है। कॉन्टैक्टर अगर लगा होता है तो उसका सप्लाई आउटडोर से इंडोर को होता है, लेकिन इसमें इंडोर से आउटडोर को कनेक्शन दिया गया है, सप्लाई दिया गया है। तो यहाँ से इसे हमने हटा दिया। अब देखिए इसका नॉर्मल सा इसका कनेक्शन है। इसका जो कैपेसिटर है ना, ये वीक हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए एक छोटा कैपेसिटर लगा हुआ है। वैसे इतना धूल है, मिट्टी है इसमें, लेकिन 40 यूएफ का कैपेसिटर इसमें लगा हुआ है। इसका नॉर्मल सा कनेक्शन इसको हम समझ लेते हैं। इसको भी मैं खोल दूं ताकि यहाँ भी मैं दिखा सकूं। इसको मैं हाथ से नहीं पकड़ रहा हूँ क्योंकि इसमें करंट है। मैं मेन सप्लाई नहीं बंद किया हूँ। यहाँ पर देखिए सिर्फ 2 वायर दिए गए हैं, एक न्यूट्रल और एक लाइन। एक न्यूट्रल सप्लाई है और एक लाइन सप्लाई जो है ना वो रिले से निकल करके आता है। अब रिले से निकल करके आता है, रिले से निकल के आता है तो ये सप्लाई कहाँ जाता है, यहाँ पर देखिए ये वायर है ना, ये देखिए ये 5 वायर है ना। 5 वायर में से एक वायर तो अर्थिंग का है। 4 वायर इसमें फैन मोटर को जा रहा है। इसका कनेक्शन जो होता है ना, अब यहाँ पर देखिए कंप्रेसर के 3 वायर होते हैं। कोई भी कंप्रेसर हो, चाहे वो 3 फेस का कंप्रेसर हो या फिर सिंगल फेस का कंप्रेसर हो, कंप्रेसर के लिए 3 वायर होते हैं। अगर 3 फेस का कंप्रेसर होता है तो उसमें लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 दिया जाता है। टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3 होता है। लेकिन अगर ये नॉर्मल कंप्रेसर होता है सिंगल फेस का, तो उसमें रनिंग स्टार्टिंग कॉमन होता है। तो रनिंग और स्टार्टिंग में सप्लाई दी जाती है और स्टार्टिंग को शॉर्टिंग किया जाता है कैपेसिटर के माध्यम से। स्टार्टिंग में जो सप्लाई दी जाती है, तो यहाँ पर देखिए ये 3 वायर हैं, कंप्रेसर के 3 वायर हैं। अब सफ़ेद वाला जो वायर है ना, देखिए ये सफ़ेद कलर का वायर, पहले ये समझिए कि ये देखिए इसमें रेड कलर का वायर और एक ब्लू कलर का वायर, एक सफ़ेद कलर का वायर, वाइट कलर का, ये तीनों कंप्रेसर के टर्मिनल में जा रहा है। देखिए कंप्रेसर के टर्मिनल में जा रहा है। ये रहा कंप्रेसर का टर्मिनल। धूल मिट्टी एकदम है इसलिए दिखाई नहीं, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा इसमें, क्योंकि ना एक करंट इसमें है, चालू है ये एसी, मतलब चालू है, रिमोट से है, इसमें करंट आ रहा है। तो ये 3 वायर हैं। अब इसको समझिए। एक मेन वायर जो ना, यहाँ पर देखिए ये सफ़ेद कलर का वायर जो मैं अभी दिखाया हूँ ना, यहाँ पर देखिए ये सफ़ेद कलर का वायर, ये रेड कलर का वायर जो है ना नीचे से आ रहा है ना, ये देखिए इसके पाइप के साथ ये नीचे से आ रहा है। तो ये रेड कलर का वायर एक कमांड लाइन है और ये ब्लू कलर का वायर ये न्यूट्रल है। यानी कि ये हमारा जो है ये लाइन सप्लाई है और ये न्यूट्रल सप्लाई है। लाइन सप्लाई मेन पीसीबी के रिले से निकल करके आ रहा है। रिले का कनेक्शन मैं पहले भी समझा चुका हूँ वीडियो में। तो ये रिले से निकल करके ये रेड कलर का वायर आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर है सीधा, यहाँ पर देखिए ये जॉइंट हुआ है ना वाइट कलर का वायर। मैं आपको फिर से दिखाऊँ, ये देखिए वाइट कलर का वायर यहाँ से जा रहा है ना, कमांड लाइन से निकल करके एक फेस सप्लाई, ये वाइट कलर का वायर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ये देखिए ये वाइट कलर का वायर अंदर जा रहा है ना। ये वाइट कलर का वायर कंप्रेसर का ये 3 वायर है। एक कॉमन सप्लाई है। रेड का ये वाइट कलर का वायर ये कॉमन सप्लाई है जो कि कंप्रेसर के कॉमन पे जा रहा है। एक कॉमन सप्लाई हो गया कंप्रेसर का।
नॉर्मल एसी है ये, बिल्कुल नॉर्मल है। अगर इस एसी को आप समझ गए तो आसानी से कोई भी एसी कर पाएंगे। पहले नॉर्मल एसी को समझना होता है। तो ये हो गया कॉमन सप्लाई, चला गया कंप्रेसर के कॉमन पे। अब हमारा बचता क्या है, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग। रनिंग और स्टार्टिंग की सप्लाई कैसे दी जाती है, अब यहाँ पर देखिए। तो ये मेन सप्लाई हो गया कंप्रेसर को लाइन सप्लाई। अभी हमें क्या देना है, न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो न्यूट्रल को भी समझिए, ये रहा न्यूट्रल सप्लाई। लाइन सप्लाई यहाँ से चला गया कंप्रेसर के कॉमन पे, ये न्यूट्रल सप्लाई जा रहा है। यानी कि अब कॉमन को हमने यहाँ से दिया तो रनिंग को हमें यहाँ से देना होगा, ये तो जाहिर सी बात है। तो ये न्यूट्रल सप्लाई, इसको समझिए। ये न्यूट्रल सप्लाई इन हुआ ब्लू कलर का वायर। अब यहाँ से आउट होके यहाँ से ये देखिए ब्लू कलर का वायर ना, एक तो ये एक फैन मोटर का है, ये दूसरा मोटा वायर जो है ना ये कैपेसिटर पे जा रहा है। ये ब्लू कलर का वायर देखिए, ये वायर, ये वाला वायर कैपेसिटर पे आया। कैपेसिटर पे आया कैसे, देखिए यहाँ से देखिए मोटा वाला वायर है ना, ये वाला, ये मोटा वाला वायर, ये यहाँ से इनपुट हुआ, यहाँ से आउटपुट कैपेसिटर पे चला गया, कैपेसिटर के एक पॉइंट पे चला गया। अब उसके ठीक उसके साथ में जो ये पॉइंट है ना नीला वाला, ये वाला, ये कंप्रेसर का रनिंग है। देखिए 3 वायर में से एक ब्लू कलर वायर है, ये रनिंग है। तो यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई आया, इसके साथ के पॉइंट वाले से निकल के चला गया रनिंग में, रनिंग में चला गया एक हमारा, यानी कि न्यूट्रल सप्लाई ये हो गया। अब लाइन और न्यूट्रल हमें मिल गया। अब स्टार्टिंग के लिए एक देना है, तो स्टार्टिंग को कैपेसिटर के ठीक सामने से, ये देखिए सामने वाला ये रेड कलर का वायर, ये स्टार्टिंग है। न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पर मेन सप्लाई हमने कैपेसिटर को दिया, यहाँ से निकाल करके हमें रनिंग में दे दिया, रनिंग पॉइंट पे। अब इसके ठीक सामने वाला जो पॉइंट है ना, इसमें से हम स्टार्टिंग दे देते हैं। जैसे कि मैं एक पुराना कैपेसिटर आपको उठा के दिखाऊँ, ये देखिए ये पुराना कैपेसिटर है जो कि मैं चेंज किया था। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो सप्लाई दी जाती है ना, अब यहाँ पर देखिए कुछ कैपेसिटर ऐसे होते हैं, यहाँ पर 4 पॉइंट दिया गया है ना, यहाँ पर 2 पॉइंट है। तो 4 पॉइंट और 2 पॉइंट से मतलब नहीं होता है। अगर ऐसे दो टर्मिनल हैं, 1 और 2, कुछ कैपेसिटर ऐसे होते हैं जिनमें 3 टर्मिनल होते हैं। यहाँ पर एक होता है फ़ैन के लिए। तो जब फ़ैन के लिए होता है तो ये जो सी लिखा होता है ना, जो 3 वायर जो 3 टर्मिनल होते हैं उसमें लिखा होता है CHERM और एक फ़ैन, ऐसा लिखा होता है उसमें। तो इसमें तो सी जो होता है लिखना, उसमें 4 पॉइंट होते हैं, और HERM जो लिखा होता है उसमें 3 पॉइंट होते हैं, और जिसमें फ़ैन लिखा होता है उसमें ऐसे 2 पॉइंट होते हैं, ऐसे 2 पॉइंट। लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही है। तो यहाँ पर एक मेन सप्लाई यहाँ पर देना है, और इसके ठीक इसके बगल वाले से निकाल करके, चाहे इधर से चाहे इधर से, किसी भी एक से निकाल करके हमें कंप्रेसर के रनिंग में दे देना होता है। जो एक बचता है उसके बाद हमें स्टार्टिंग देना होता है, उसके ठीक सामने वाले से उठा करके हमें स्टार्टिंग दे देना होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है, ऐसे ही है, देखिए 2 पॉइंट है। तो ये इससे मतलब नहीं है, यहाँ पर कॉमन देना है। अगर 3 पॉइंट होता है तो सी वाले में मेन सप्लाई देते, जैसे मेन सप्लाई यहाँ पर दिया गया है, और उसके साथ में से ही निकाल करके हमें कंप्रेसर के रनिंग में दे देना होता है। और उसके ठीक सामने से HERM जो लिखा होता है वहाँ से उठा करके स्टार्टिंग में दे देना होता है, कंप्रेसर के स्टार्टिंग टर्मिनल पर। तो इसमें 2 ही पॉइंट है, इसमें भी 2 पॉइंट हैं। तो 2 और 3 से कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पर दिया गया है कनेक्शन। यहाँ पर देखिए न्यूट्रल सप्लाई, और यहाँ से इसके ठीक सामने से उठा करके कंप्रेसर के रनिंग में दिया गया है, और सामने वाले से जो सामने वाला पॉइंट है वहाँ से स्टार्टिंग में दिया गया है। अब इसको चाहे ये रनिंग वाला इधर लगाएं या तो इसका इधर लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन हाँ, जहाँ पर मेन सप्लाई न्यूट्रल देना है उसके ठीक साथ में से ही उठा करके कंप्रेसर के रनिंग में देना है। बाकी चाहे आप इधर लगाएं चाहे इधर लगाएं। अगर ये 2 वायर आप इधर लगाते हैं तो स्टार्टिंग को आपको उठा करके सामने लगाना है। ये इस तरह से इसकी वायरिंग होती है। ये तो हो गया कंप्रेसर का कंप्लीट वायरिंग, ठीक। अब हमें क्या चलाना है, हमारे पास क्या है, एक फ़ैन मोटर है और एक कंप्रेसर है, 2 ही चीज़ है आउटडोर में। ये नॉर्मल एसी है। अगर 4 वे रिवर्सिंग वाल्व लगा होता, यानी कि हीटिंग पंप लगा होता, तो उसको भी एक न्यूट्रल और लाइन सप्लाई देना होता। तो कहीं से भी न्यूट्रल सप्लाई या न्यूट्रल और लाइन दे देते, वो काम करने लगता। अब हम बात करते हैं ये फ़ैन मोटर का। फ़ैन मोटर है ना, इसमें 4, 3, 2, 5 वायर हैं। तो एक हमें
अर्थिंग यहाँ से दे दिया गया है। अर्थिंग का छोड़ दीजिए, अर्थिंग बॉडी में से दिया जाता है। अब यहाँ पर एक समझिए, एक फ़ैन मोटर को एक लाइन सप्लाई देनी है, एक न्यूट्रल देना है और कैपेसिटर का वायर देना है। तो यहाँ पर देखिए ना, 2 वायर, एक रेड कलर का वायर और एक येलो कलर का वायर। ये हमारा रनिंग स्टार्टिंग है हमारा। 2 जो कैपेसिटर के वायर हैं ये दोनों, क्योंकि ये कैपेसिटर का वायर अलग से दिया गया है इसमें। कुछ मोटर ऐसे होते हैं जिसमें 3 ही वायर होते हैं, उसमें से जैसे कि सीलिंग फ़ैन होता है 3 वायर होते हैं उसमें, तो रनिंग और स्टार्टिंग देना होता है। रनिंग और स्टार्टिंग दे देते हैं और रनिंग के साथ में से जो यहाँ से निकाल करके एक वायर हमें एक मेन सप्लाई यहाँ पर दे देना होता है। लेकिन इसमें मेन सप्लाई यहाँ से नहीं दिया गया है, बल्कि यहाँ से दिया गया है और 2 वायर अलग से निकाले गए हैं कैपेसिटर के लिए और मोटर में ही शार्ट किया गया है। जो रनिंग और स्टार्टिंग शार्ट किया जाता है ना, वो मोटर के अंदर ही शार्ट किया गया है, इसलिए यहाँ पर 4 वायर निकले हैं। अगर 3 वायर निकला होता तो यहाँ बाहर हमें शार्ट करना पड़ता, लेकिन नहीं, इसको मोटर के अंदर ही शार्ट किया गया है और यहाँ से 2 वायर कैपेसिटर के लिए निकाला गया है, तो इसको छोड़ दीजिए 2 वायर। अब यहाँ पर समझिए, एक लाइन और एक न्यूट्रल देना होता है। तो लाइन सप्लाई जो है ना, ये देखिए लाइन सप्लाई, ये रेड कलर का वायर एक कंप्रेसर के लिए यहाँ से गया है वाइट कलर का। अब एक लाइन सप्लाई हमें, ये भी कमांड लाइन से ही निकल के जा रहा है, ताकि जब पीसीबी आउटपुट सप्लाई दे तो यहाँ से फैन मोटर भी ऑन हो जाए और कंप्रेसर भी ऑन हो जाए। तो यहाँ से ये लाइन सप्लाई है रेड कलर का वायर, जो कि कमांड लाइन है, पीसीबी के रिले से निकल के आ रहा है। तो यहाँ से ये इनपुट हुआ और ये आउटपुट यहाँ से फ़ैन मोटर के लिए ये लाइन सप्लाई, ये देखिए फ़ैन मोटर के लिए ये लाइन सप्लाई रेड कलर का वायर। देखिए यहाँ पर कहाँ है, ये वाला वायर है, ये वाला वायर, ये लाइन सप्लाई है। एक लाइन सप्लाई मिल गया। अब हमें क्या देना है फ़ैन मोटर को, एक न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो न्यूट्रल सप्लाई, अगर आप लाइन सप्लाई यहाँ से देते हैं, यहाँ से, तो न्यूट्रल सप्लाई हमें यहाँ से देना होता है। बस ये ध्यान में रखना होता है, एसी का वायरिंग करना बहुत आसान होता है, लेकिन ये ध्यान में रखना होता है कि बस शार्टिंग ना होने पाए, कहीं भी न्यूट्रल फेस कहीं लड़ने ना पाए, बस ये ध्यान में रखना होता है। बाकी वायरिंग करना बहुत आसान होता है। एक लाइन सप्लाई हमने रेड कलर का वायर से हमने फ़ैन मोटर को दे दिया। अब न्यूट्रल सप्लाई एक यहाँ से है, यहाँ से देखिए ये ब्लू कलर का वायर, ये देखिए ये ब्लू कलर का वायर है ना, ये ब्लू कलर का वायर ये जा रहा है ना, देखिए ये फ़ैन मोटर को जा रहा है। लाइन और न्यूट्रल सप्लाई हमने यहाँ से दे दिया। लाइन और न्यूट्रल, ये दोनों वायर हमारा लाइन और न्यूट्रल है। बाकी 2 वायर है ना, ये यहाँ पर अंदर ही शॉर्ट करके एक वायर एक्स्ट्रा कर दिया गया है यहाँ पर, यानी कि एक लाइन सप्लाई कॉमन और एक हमारा रनिंग हो गया ये। और यहाँ पर रनिंग के साथ में से ये पीला कलर का वायर ये शॉर्ट करके निकाला गया है कैपेसिटर मोटर में से। ये 2 वायर कैपेसिटर पे दे दिए गए हैं। अब चाहे यहाँ पर बाहर ही आप शॉर्ट करते या तो अंदर शॉर्ट करते हैं, बात एक ही होता है। तो अंदर ही, मोटर के अंदर से ही शॉर्ट करके निकाला गया है। और वाइंडिंग में सिर्फ 3 वायर ही जा रहे हैं, वो तो मोटर के एक्सटर्नल में निकाल करके एक वायर शॉर्ट करके यहाँ पर निकाला गया है। ये 2 वायर कैपेसिटर पे लग गए, एक हमारा ये न्यूट्रल और एक हमारा न्यूट्रल और लाइन सप्लाई, ये हमारा हो गया रनिंग, यानी कि रनिंग एक कॉमन। तो इस तरह से इसकी वायरिंग होती है। छोटा कैपेसिटर, इसमें 2.5 UF का छोटा कैपेसिटर बाहर ही लगाया गया है। यहाँ पर देखिए छोटा कैपेसिटर एक लगाया गया है और ये कंप्रेसर को रन करने के लिए कैपेसिटर लगाया गया है। बस इतना सा वायरिंग होता है इसका, नॉर्मल एसी का। नॉर्मल एसी हो या फिर नॉन इन्वर्टर, जो कि ये भी नॉन इन्वर्टर है, तो एक में होता है कि 4-वे रिवर्सिंग वाल्व लगा होता है, बस इतना सा होता है। बाकी इसका जो और क्या है इसमें, बाकी जो रेफ्रिजरेंट को रन करने के लिए कंडेंसर लगा होता है, फैन मोटर यहाँ से फेंकता है। बाकी और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है और किसी वीडियो में और भी डिटेल्स में बताऊंगा। मैं उन्हीं के लिए वीडियो बनाता हूँ जो नए होते हैं, जो फील्ड में नए होते हैं, जिन्हें काम नहीं पता होता, वो सीख रहे होते हैं, उनके लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ। उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। इसलिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फेसबुक पर अगर देख रहे हैं वीडियो को, तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि आप फेसबुक पे या फिर यूट्यूब चैनल पर कहीं भी देख पाएँ वीडियो को। तो अभी मैं वीडियो बंद करना चाहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं। आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।
वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं हमारे पास सिलेंडर है, एक R410 का है और एक R22 का है, जो कि इसमें आधा है, इसमें आधा गैस, थोड़ा गैस है, मतलब प्रेशर थोड़ा ही है। लेकिन ये फुल वाला सिलेंडर एक और है हमारे पास जिसमें फुल गैस है। और ये हमारे पास एक CTC है जो 11 नंबर का, ये रेफ्रिजरेंट है, इसे हम सिर्फ फ्लश करते हैं। अब ये CTC का जब हम गैस निकालते हैं तो इसमें से क्या निकलता है ये भी मैं दिखाऊंगा। ये लिक्विड होता है एक, सिस्टम को फ्लश करने के लिए, इंडोर को आउटडोर को अगर चोकिंग होता है तो उसको फ्लश करते हैं। अब इसको हम देखेंगे कि इसका स्टैंडिंग प्रेशर क्या होता है। R410 का, R22 का, और R22 2 सिलेंडर इसलिए रखा हूँ कि एक खाली है, थोड़ा सा प्रेशर है। जैसे मैं निकाल के दिखाऊँ थोड़ा सा, ये देखिए थोड़ा सा प्रेशर है इसमें, तो इसका स्टैंडिंग प्रेशर क्या होगा, और इसका जो फुल है इसमें गैस है पूरा, इसका प्रेशर क्या होगा, R410 का प्रेशर क्या होगा, और ये लिक्विड का प्रेशर क्या होगा। तो चलिए इसे हम सीखते हैं और नापते हैं कि कितना प्रेशर होता है स्टैंडिंग। तो यहाँ पर मैं इसको रखता हूँ गेज को, और ये एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देखिए, कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पर मैं हमेशा बताता हूँ बीच वाला कॉमन होता है, बीच वाला। अगर हम वैक्यूम कर रहे हैं या फिर गैस डाल रहे हैं तो ये सिलेंडर में या फिर वैक्यूम पंप में इस्तेमाल किया जाता है। और ये लाइन हमेशा प्रेशर चेक करने के लिए किया जाता है, चाहे तो AC का प्रेशर हो या फिर गैस सिलेंडर का प्रेशर हो। तो गैस सिलेंडर का प्रेशर हम चेक करेंगे तो गेज के ठीक नीचे वाला लाइन जो होता है ना, इसको हम सिलेंडर में कनेक्ट करेंगे। अगर AC का प्रेशर चेक करना होता तो सक्शन लाइन में ये हम कनेक्ट करते, जो गेज के ठीक नीचे वाला है इसको हम सिस्टम में कनेक्ट करते सक्शन लाइन में। लेकिन इस समय हम सिलेंडर का प्रेशर चेक करेंगे तो इसको हम लगाएंगे ठीक इसके नीचे वाला लाइन। किसी भी चीज़ का प्रेशर चेक करना हो, चाहे सिलेंडर का या फिर एयर कंडीशनर का या फिर रेफ्रिजरेटर का प्रेशर चेक करना हो या फिर गैस चार्जिंग करना हो, तो गेज के ठीक नीचे वाला लाइन हम कनेक्ट करते हैं। तो इस समय हम सिलेंडर का प्रेशर चेक करेंगे, तो इसको हम लगाएंगे इसके ठीक नीचे वाला लाइन, दिखाई दे रहा है। तो कैमरा को थोड़ा सा नीचे कर दूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे, ये दिखाई दे रहा है। अब इसमें हम कनेक्ट करते हैं ये वाला सिलेंडर जो खाली है, और प्रेशर इसका आप देखिए, प्रेशर भी दिखाएगा। इसकी सुई ऊपर जाएगी, दिखाई दे रहा है, इसकी सुई ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं इसको, और बारी बारी से सबका स्टैंडिंग प्रेशर हम चेक करेंगे। तो यहाँ से हम खोले, हमने यहाँ पर देखिए गैस कम है, इसलिए यहाँ पर ना ये पूरा वाल मैंने खोल दिया। तो यहाँ पर वाल खुला हुआ है, इसका प्रेशर मैं दिखाऊँ आपको नज़दीक से। तो इसमें देखिए 70 का प्रेशर है, केवल 70 का प्रेशर है इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें गैस कम है, गैस नहीं है इसमें, इसलिए 70 का प्रेशर दिखा रहा है। जबकि R22 का प्रेशर होता है 150 से 200 PSI के बीच में होता है। तो 100 पर मतलब 200 PSI के अराउंड में होता है, थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ऊपर। R22 का स्टैंडिंग प्रेशर, चाहे आप सिलेंडर में मापें या फिर आप, तो यहाँ पर ये 70 का प्रेशर है, आप देख सकते हैं सिर्फ 70 का प्रेशर है इसमें, क्योंकि इसमें प्रेशर कम है इसलिए 70 PSI दिखा रहा है। अब R22 को हम फुल सिलेंडर में जो भरा हुआ है उसमें हम प्रेशर चेक करते हैं और देखते हैं कितना है। तो इसको हम बंद करते हैं और प्रेशर में निकाल के भी दिखाऊंगा इसमें कितना है। तो यहाँ से देखिए ना, जब मैं खोलूँगा तो इसका प्रेशर निकलेगा, तो ये इसकी सुई नीचे जाएगी, देखिए सुई नीचे चला गया। अब इसमें प्रेशर कितना है मैं दिखाऊँ आपको। प्रेशर थोड़ा, ये लिक्विड नहीं है इसमें, ये देखिए। अगर मैं लिक्विड निकालने की बात करूं तो ये मैं सिलेंडर उल्टा कर दिया। अब इसको मैं अभी देखिए लिक्विड है ही नहीं इसमें, बिल्कुल सिलेंडर खाली है, थोड़ा सा प्रेशर है बस। अब हम चेक करेंगे इसको, जो भरा हुआ सिलेंडर है इसमें हम चेक करेंगे इसका प्रेशर। तो यहाँ पर मीटर आपको दिख रहा है, यहाँ पे हैंग कर दो ताकि मीटर दिखे।
मीटर दिख रहा है और इसका वाल भी दिख रहा है। अब इसमें हम कनेक्ट करते हैं भरे वाले सिलेंडर में। ये भरा है सिलेंडर। अब हम खोलते हैं तो देखते हैं कि कितना इसका ये भरे हुए सिलेंडर का कितना है। जितना एक्चुअल बताएगा प्रेशर वही R22 का स्टैंडिंग प्रेशर होता है, चाहे सिस्टम में हो या फिर खाली सिलेंडर चाहे सिलेंडर में हो। तो इस वाल को खोलते हैं हम। ये देखिए गया ना। R22 का स्टैंडिंग प्रेशर जो होता है 150 से, ये देख रही है 130 psi दिखा रहा है, नहीं 170 psi दिखा रहा है। मतलब 150 से ऊपर ही होता है इसका स्टैंडिंग प्रेशर। ये देखिए इसका प्रेशर यही है R22 का। अब R410 का प्रेशर कितना होता है वो भी आप देख लीजिए, स्टैंडिंग प्रेशर। तो इसको हम खोलते हैं और इसमें अब देखिए बंद कर दिया मैं। बंद करने के बाद इसमें फिर भी होल्ड है रेफ्रिजरेंट का प्रेशर। क्यों? क्योंकि इस पाइप में है, इस लाइन में प्रेशर है। अब वही प्रेशर जब मैं इसको खोलूँगा तो यहाँ से निकलेगा तो सुई नीचे जाएगी। देखिए देखिए नीचे जा रहा है ना, क्योंकि ये प्रेशर यहाँ से निकला है, ये हमने निकाल दिया। अब हम इसको प्रेशर निकालते हैं। देखिए कितना तेज़ी से निकलता है और इसका लिक्विड भी थोड़ा सा निकालेंगे हम। तो ये देखिए, ये देखिए अच्छा R22 का प्रेशर उतना नहीं होता है। देखिए अंगूठे से रोक सकते हैं हम इसको, लेकिन R410 को भी मैं दिखाऊंगा। अच्छा थोड़ा सा मैं सिलेंडर उल्टा करके इसके लिक्विड में फॉर्म में निकालूं गैस को। सिलेंडर को उल्टा करेंगे ऐसे तो ये लिक्विड में निकलेगा गैस। दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ देखिए निकल रहा है ना, ये लिक्विड फॉर्म में निकल रहा है गैस। देखिए यहाँ पर बर्फ़ जम गया है थोड़ा सा। अब नंबर है R410 का। इस सिलेंडर को हम यहाँ रखते हैं। अब हम R410 का प्रेशर चेक करेंगे। इसमें भी गैस कम है तो प्रेशर कम ही बताएगा। फुल वाला सिलेंडर अभी नहीं है हमारे पास। यहाँ पर इसको रखते हैं गेज को और R410 को हम निकालते हैं गैस। इसका प्रेशर चेक करते हैं। सिलेंडर में हमने कनेक्ट किया। अभी इस वाल को हम खोलेंगे, सुई ऊपर जाएगी। ये देखिए इसका जो प्रेशर बता रहा है ना, ये 220 का प्रेशर बता रहा है। फिर क्यों? और भी प्रेशर बताता है इसका। ये लगभग 300 psi 250 psi के अराउंड जाता है स्टैंडिंग प्रेशर, लेकिन ये भी खाली है, थोड़ा सा प्रेशर है इसमें। तो ये इसका सिलेंडर का स्टैंडिंग प्रेशर है। अभी देखिए इसमें थोड़ा लिक्विड थोड़ा सा है इसमें R410 में। तो इसका स्टैंडिंग प्रेशर देखिए ये बता रहा है 240 psi। पूरा खोलते हैं उतना ही बताएगा। अब इसे हम सिलेंडर को बंद कर देते हैं और इसका प्रेशर अब निकाल देते हैं। ये देखिए निकल गया प्रेशर। अब देखिए इस सिलेंडर का प्रेशर जब हम यहाँ से निकालेंगे तो अंगूठे से दबा पाना पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ से देखिए अंगूठे से दबाएंगे और प्रेशर को निकालते हैं हम। ये देखिए नहीं दबा पाएंगे इसको। अब इसमें से हम अगर लिक्विड निकालें, थोड़ा सा देखते हैं लिक्विड है कि नहीं है। इसमें लिक्विड नहीं है, सिर्फ प्रेशर है। तो अगर फ्लशिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो R410 का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नाइट्रोजन नहीं है तो। अब लास्ट है हमारा, ये R410 को साइड में रखते हैं। अब हम इस्तेमाल करते हैं इसका 11 रेफ्रिजरेंट 11 का। इसका प्रेशर कितना होता है तो इसके ऊपर मैं कुछ रख दूँ ताकि दिखाई दे, क्योंकि ये छोटा वाला सिलेंडर है।
अब इसमें हम कनेक्ट करते हैं ये वाला, इसका स्टैंडिंग प्रेशर देखते हैं कितना होता है, क्योंकि इसके बारे में मैं बता दूं, सिर्फ इसमें लिक्विड होता है, फ्लश मारने के लिए सिर्फ लिक्विड होता है। जैसे कि मैं बता दूं आपको लिक्विड कैसा होता है, इसका पेट्रोल की तरह होता है कि हाथ में लगता है वो उड़ जाता है हाथ में से, वैसे ही होता है ये फ्लश मारने के लिए लिक्विड। मैं इसका प्रेशर दिखाऊं और इसका लिक्विड भी मैं दिखाऊंगा अभी। प्रेशर देखिए, मैं खोलता हूँ यहाँ से, ये देखिए प्रेशर इसका कुछ भी नहीं दिखा रहा है, प्रेशर इसका नहीं दिखा रहा है स्टैंडिंग प्रेशर, क्योंकि इसमें प्रेशर नहीं होता है, सिर्फ लिक्विड ऑयल होता है। कैसे होता है वो भी मैं दिखाऊँ अभी। यहाँ से मैं बंद करता हूँ, यहाँ से देखिए कुछ नहीं निकला। अब मैं यहाँ से ऑयल को दिखाऊंगा कि इसमें से किस तरह से निकलता है ऑयल, क्योंकि देखिए ना, मैं पहले सीधा करके सिलेंडर दिखा दूँ। सीधा करके अगर मैं दिखाऊं यहाँ से, तो ये मैं खोलता हूँ, ये देखिए बस ये खुला हुआ है, फिर भी कुछ नहीं निकल रहा है। जो 11 नंबर कर रहे हैं ये फ्लश मारने के लिए CTC होता है, इसमें से कुछ नहीं निकला, खुला हुआ है। इसे मैं बंद करता हूँ वाल को, और मैं सिलेंडर को उल्टा करता हूँ अभी, तो देखते हैं कि इसमें से जो लिक्विड निकलता है वो किस तरह से होता है। बिल्कुल हिल रहा है ये ऑयल के जैसा ही, ऑयल ही है बिल्कुल। अब यहाँ से मैं खोलता हूँ इसको, ये देखिए मेरे हाथ पे भी गिर रहा है, देखिए इस तरह से ये होता है। फिर से खोलता हूँ एक बार, ये देखिए मेरे हाथ पे गिरा हुआ ना, ये देखिए अभी पेट्रोल की तरह देखिए कैसा उड़ रहा है ये देखिए, और बिल्कुल ठंडा है मेरे हाथ में। तो मेरा स्किन ना जल जाए, फ़िलहाल जलेगा नहीं, थोड़ा बहुत जलन हो रहा है लेकिन जलेगा नहीं। देखिए कैसा हो गया सफ़ेद सफ़ेद, इसीलिए ये फ्लशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए मैं अगर इसके ऊपर पानी लगाऊं थोड़ा, तो देखते हैं साफ़ होता है कि नहीं। ये साफ तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, डेंजरस नहीं है उतना। अगर हाथ पे गिर भी जाता है तो कोई डेंजरस नहीं है। और रेफ्रिजरेंट होता है R410 R22, अगर लग जाता है हाथ में तो ऊपर का चमड़ा जल जाता है, लेकिन इसमें से कुछ ऐसा नहीं हुआ और जलन भी नहीं हो रहा है। जलन कोई डेंजरस नहीं है, ये लिक्विड है, ये फ्लश मारने के काम में आता है। तो ये आपने देखा कि इसका जो स्टैंडिंग प्रेशर, सक्शन प्रेशर क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई इसको लेकर के डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और लास्ट में बताना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था, अगले वीडियो में जल्दी। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं हमारे पास सिलेंडर है, एक R410 का है और एक R22 का है, जो कि इसमें आधा है, इसमें आधा गैस, थोड़ा गैस है, मतलब प्रेशर थोड़ा ही है। लेकिन ये फुल वाला सिलेंडर एक और है हमारे पास जिसमें फुल गैस है। और ये हमारे पास एक CTC है जो 11 नंबर का, ये रेफ्रिजरेंट है, इससे हम सिर्फ फ्लश करते हैं। अब ये CTC का जब हम गैस निकालते हैं तो इसमें से क्या निकलता है ये भी मैं दिखाऊंगा। ये लिक्विड होता है एक, सिस्टम को फ्लश करने के लिए, इंडोर को आउटडोर को अगर चोकिंग होता है तो उसको फ्लश करते हैं। अब इसको हम देखेंगे कि इसका स्टैंडिंग प्रेशर क्या होता है। R410 का, R22 का, और R22 दो सिलेंडर इसलिए रखा हूँ कि एक खाली है, थोड़ा सा प्रेशर है। जैसे मैं निकाल के दिखाऊँ थोड़ा सा, ये देखिए थोड़ा सा प्रेशर है इसमें, तो इसका स्टैंडिंग प्रेशर क्या होगा, और इसका जो फुल है इसमें गैस है पूरा, इसका प्रेशर क्या होगा, R410 का प्रेशर क्या होगा, और ये लिक्विड का प्रेशर क्या होगा। तो चलिए इसे हम सीखते हैं और नापते हैं कि कितना प्रेशर होता है स्टैंडिंग।
तो यहाँ पर मैं इसको रखता हूँ गेज को। और ये एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देखिए, कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पर मैं हमेशा बताता हूँ बीच वाला कॉमन होता है, बीच वाला। अगर हम वैक्यूम कर रहे हैं या फिर गैस डाल रहे हैं तो ये सिलेंडर में या फिर वैक्यूम पंप में इस्तेमाल किया जाता है। और ये लाइन हमेशा प्रेशर चेक करने के लिए किया जाता है, चाहे तो एसी का प्रेशर हो या फिर गैस सिलेंडर का प्रेशर हो। तो गैस सिलेंडर का प्रेशर हम चेक करेंगे तो गेज के ठीक नीचे वाला लाइन जो होता है ना, इसको हम सिलेंडर में कनेक्ट करेंगे। अगर एसी का प्रेशर चेक करना होता तो सक्शन लाइन में ये हम कनेक्ट करते, जो गेज के ठीक नीचे वाला है इसको हम सिस्टम में कनेक्ट करते सक्शन लाइन में। लेकिन इस समय हम सिलेंडर का प्रेशर चेक करेंगे तो इसको हम लगाएंगे ठीक इसके नीचे वाला लाइन। किसी भी चीज़ का प्रेशर चेक करना हो, चाहे सिलेंडर का या फिर एयर कंडीशनर का या फिर रेफ्रिजरेटर का प्रेशर चेक करना हो या फिर गैस चार्जिंग करना हो, तो गेज के ठीक नीचे वाला लाइन हम कनेक्ट करते हैं। तो इस समय हम सिलेंडर का प्रेशर चेक करेंगे तो इसको हम लगाएंगे इसके ठीक नीचे वाला लाइन। दिखाई दे रहा है तो कैमरा को थोड़ा सा नीचे कर दूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। ये दिखाई दे रहा है। अब इसमें हम कनेक्ट करते हैं ये वाला सिलेंडर जो खाली है, और प्रेशर इसका आप देखिए, प्रेशर भी दिखाएगा। इसकी सुई ऊपर जाएगी, दिखाई दे रहा है, इसकी सुई ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं इसको और बारी बारी से सबका स्टैंडिंग प्रेशर हम चेक करेंगे। तो यहाँ से हम खोले, हमने यहाँ पर देखिए गैस कम है इसलिए यहाँ पर ना ये पूरा वाल्व मैंने खोल दिया। तो यहाँ पर वाल्व खुला हुआ है, इसका प्रेशर मैं दिखाऊँ आपको नज़दीक से। तो इसमें देखिए 70 का प्रेशर है, केवल 70 का प्रेशर है इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें गैस कम है, गैस नहीं है इसमें, इसलिए 70 का प्रेशर दिखा रहा है। जबकि R22 का प्रेशर होता है 150 से 200 psi के बीच में होता है। तो 100 पर मतलब 200 psi के अराउंड में होता है, थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ऊपर। R22 का स्टैंडिंग प्रेशर चाहे आप सिलेंडर में मापें या फिर आप, तो यहाँ पर ये 70 का प्रेशर है, आप देख सकते हैं सिर्फ 70 का प्रेशर है इसमें, क्योंकि इसमें प्रेशर कम है इसलिए 70 psi दिखा रहा है। अब R22 को हम फुल सिलेंडर में जो भरा हुआ है उसमें हम प्रेशर चेक करते हैं और देखते हैं कितना है। तो इसको हम बंद करते हैं और प्रेशर में निकाल के भी दिखाऊंगा इसमें कितना है। तो यहाँ से देखिए ना, जब मैं खोलूँगा तो इसका प्रेशर निकलेगा तो ये इसकी सुई नीचे जाएगी। देखिए सुई नीचे चला गया। अब इसमें प्रेशर कितना है मैं दिखाऊँ आपको। प्रेशर थोड़ा, ये लिक्विड नहीं है इसमें, ये देखिए। अगर मैं लिक्विड निकालने की बात करूं तो ये मैं सिलेंडर उल्टा कर दिया। अब इसको मैं अभी देखिए लिक्विड है ही नहीं इसमें, बिल्कुल सिलेंडर खाली है, थोड़ा सा प्रेशर है बस। अब हम चेक करेंगे इसको, जो भरा हुआ सिलेंडर है इसमें हम चेक करेंगे इसका प्रेशर। तो यहाँ पर मीटर आपको दिख रहा है, यहाँ पे हैंग कर दूँ ताकि मीटर दिखे। मीटर दिख रहा है और इसका वाल भी दिख रहा है। अब इसमें हम कनेक्ट करते हैं भरे वाले सिलेंडर में। ये भरा है सिलेंडर। अब हम खोलते हैं तो देखते हैं कि कितना इसका, ये भरे हुए सिलेंडर का कितना है। जितना एक्चुअल बताएगा प्रेशर वही R22 का स्टैंडिंग प्रेशर होता है, चाहे सिस्टम में हो या फिर खाली सिलेंडर, चाहे सिलेंडर में हो। तो इस वाल को खोलते हैं हम, ये देखिए गया ना। R22 का स्टैंडिंग प्रेशर जो होता है 150 से, ये देख रही है 130 psi दिखा रहा है, नहीं 170 psi दिखा रहा है। मतलब 150 से ऊपर ही होता है इसका स्टैंडिंग प्रेशर। ये देखिए इसका प्रेशर यही है R22 का। अब R410 का प्रेशर कितना होता है वो भी आप देख लीजिए, स्टैंडिंग प्रेशर। तो इसको हम खोलते हैं और इसमें अब देखिए बंद कर दिया मैं।
बंद करने के बाद इसमें फिर भी होल्ड है रेफ्रिजरेंट का प्रेशर। क्यों? क्योंकि इस पाइप में है, इस लाइन में प्रेशर है। अब वही प्रेशर जब मैं इसको खोलूँगा तो यहाँ से निकलेगा तो सुई नीचे जाएगी। देखिए देखिए नीचे जा रहा है ना, क्योंकि ये प्रेशर यहाँ से निकला है, ये हमने निकाल दिया है। अब हम इसको प्रेशर निकालते हैं। देखिए कितना तेज़ी से निकलता है, और इसका लिक्विड भी थोड़ा सा निकालेंगे हम। तो ये देखिए, ये देखिए अच्छा R22 का प्रेशर उतना नहीं होता है। देखिए अंगूठे से रोक सकते हैं हम इसको, लेकिन R410 को अभी मैं दिखाऊंगा। अच्छा थोड़ा सा मैं सिलेंडर उल्टा करके इसके लिक्विड में फॉर्म में निकालूं गैस को। सिलेंडर को उल्टा करेंगे ऐसे तो ये लिक्विड में निकलेगा गैस। दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ देखिए निकल रहा है ना, ये लिक्विड फॉर्म में निकल रहा है गैस। देखिए यहाँ पर बर्फ़ जम गया है थोड़ा सा। अब नंबर है R410 का। इस सिलेंडर को हम यहाँ रखते हैं। अब हम R410 का प्रेशर चेक करेंगे। इसमें भी गैस कम है तो प्रेशर कम ही बताएगा। फुल वाला सिलेंडर अभी नहीं है हमारे पास। यहाँ पर इसको रखते हैं गेज को, और R410 को हम निकालते हैं गैस। इसका प्रेशर चेक करते हैं। सिलेंडर में हमने कनेक्ट किया। अब इस वाल को हम खोलेंगे, सुई ऊपर जाएगी। ये देखिए इसका जो प्रेशर बता रहा है ना, ये 220 का प्रेशर बता रहा है। फिर क्यों? और भी प्रेशर बताता है इसका। ये लगभग 300 PSI 250 PSI के अराउंड जाता है स्टैंडिंग प्रेशर, लेकिन ये भी खाली है, थोड़ा सा प्रेशर है इसमें। तो ये इसका सिलेंडर का स्टैंडिंग प्रेशर है। अभी देखिए इसमें थोड़ा लिक्विड थोड़ा सा है इसमें R410 में। तो इसका स्टैंडिंग प्रेशर देखिए ये बता रहा है 240 PSI। पूरा खोलते हैं उतना ही बताएगा। अब इसे हम सिलेंडर को बंद कर देते हैं और इसका प्रेशर अब निकाल देते हैं। ये देखिए निकल गया प्रेशर। अब देखिए इस सिलेंडर का प्रेशर जब हम यहाँ से निकालेंगे तो अंगूठे से दबा पाना पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ से देखिए अंगूठे से दबाएंगे और प्रेशर को निकालते हैं हम। ये देखिए नहीं दबा पाएंगे इसको। अब इसमें से हम अगर लिक्विड निकालें, थोड़ा सा देखते हैं लिक्विड है कि नहीं है। इसमें लिक्विड नहीं है, सिर्फ प्रेशर है। तो अगर फ्लशिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो R410 का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नाइट्रोजन नहीं है तो। अब लास्ट है हमारा, ये R410 को साइड में रखते हैं। अब हम इस्तेमाल करते हैं इसका 11 रेफ्रिजरेंट 11 का। इसका प्रेशर कितना होता है तो इसके ऊपर मैं कुछ रख दूँ ताकि दिखाई दे, क्योंकि ये छोटा वाला सिलेंडर है। अब इसमें हम कनेक्ट करते हैं ये वाला। इसका स्टैंडिंग प्रेशर देखते हैं कितना होता है, क्योंकि इसके बारे में मैं बता दूं, सिर्फ इसमें लिक्विड होता है। फ्लश मारने के लिए सिर्फ लिक्विड होता है। जैसे कि मैं बता दूं आपको लिक्विड कैसा होता है इसका, पेट्रोल की तरह होता है कि हाथ में लगता है वो उड़ जाता है हाथ में से, वैसे ही होता है ये फ्लश मारने के लिए लिक्विड। मैं इसका प्रेशर दिखाऊं और इसका लिक्विड भी मैं दिखाऊंगा अभी। प्रेशर देखिए, मैं खोलता हूँ यहाँ से। ये देखिए प्रेशर इसका कुछ भी नहीं दिखा रहा है। प्रेशर इसका नहीं दिखा रहा है स्टैंडिंग प्रेशर, क्योंकि इसमें प्रेशर नहीं होता है, सिर्फ लिक्विड ऑयल होता है। कैसे होता है वो भी मैं दिखाऊँ अभी। यहाँ से मैं बंद करता हूँ। यहाँ से देखिए कुछ नहीं निकला।
अब मैं यहाँ से ऑयल को दिखाऊंगा कि इसमें से किस तरह से निकलता है ऑयल। क्योंकि देखिए ना, मैं पहले सीधा करके सिलेंडर दिखा दूँ। सीधा करके अगर मैं दिखाऊं यहाँ से, तो ये मैं खोलता हूँ, ये देखिए, बस ये खुला हुआ है, फिर भी कुछ नहीं निकल रहा है। जो 11 नंबर कर रहे हैं, ये फ्लश मारने के लिए CTC होता है, इसमें से कुछ नहीं निकला, खुला हुआ है। इसे मैं बंद करता हूँ वाल को, और मैं सिलेंडर को उल्टा करता हूँ अभी। तो देखते हैं कि इसमें से जो लिक्विड निकलता है वो किस तरह से होता है। बिल्कुल हिल रहा है ये, ऑयल की जैसा ही, ये ऑयल ही है बिल्कुल। अब यहाँ से मैं खोलता हूँ इसको, ये देखिए मेरे हाथ पे भी गिर रहा है, देखिए इस तरह से ये होता है। फिर से खोलता हूँ एक बार, ये देखिए मेरे हाथ पे गिरा हुआ ना, ये देखिए अभी पेट्रोल की तरह देखिए कैसा उड़ रहा है ये देखिए, और बिल्कुल ठंडा है मेरे हाथ में। तो मेरा स्किन ना जल जाए, फ़िलहाल जलेगा नहीं, थोड़ा बहुत जलन हो रहा है लेकिन जलेगा नहीं। देखिए कैसा हो गया, सफ़ेद सफ़ेद। इसीलिए ये फ्लशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, मैं अगर इसके ऊपर पानी लगाऊं थोड़ा, तो देखते हैं साफ़ होता है कि नहीं। ये साफ तो हो गया, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, डेंजरस नहीं है उतना। अगर हाथ पे गिर भी जाता है तो कोई डेंजरस नहीं है। और रेफ्रिजरेंट होता है R410, R22, अगर लग जाता है हाथ में तो ऊपर का चमड़ा जल जाता है, लेकिन इसमें से कुछ ऐसा नहीं हुआ, और जलन भी नहीं हो रहा है। जलन कोई डेंजरस नहीं है, ये लिक्विड है, ये फ्लश मारने के काम में आता है। तो ये आपने देखा कि इसका जो स्टैंडिंग प्रेशर, सक्शन प्रेशर क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई इसको लेकर के डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था, अगले वीडियो में जल्दी। ये है स्प्लिट AC का आउटडोर। इसकी वायरिंग के बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। और इसमें नॉर्मली बिल्कुल नॉर्मल AC है, ये हार्ड कूल का नहीं है। इसमें सिर्फ 2 वायर हैं। तो इसको हम स्क्रू को खोलते हैं और देखते हैं इसका वायरिंग कैसे किया जाता है नॉर्मल AC का। अगर एक बार एक AC का समझ गए आप वायरिंग, क्योंकि एक कंप्रेसर को सप्लाई देना होता है। अगर हार्ड कूल एयर कंडीशनर होता है तो उसमें 4-वे रिवर्सिंग वाल्व लगा होता है, एक फ़ैन मोटर को सप्लाई देना होता है, बस इतना सा कनेक्शन होता है इसका। कोई भी AC हो, ये कॉन्टेक्टर वाला AC नहीं है। कॉन्टेक्टर अगर लगा होता है तो उसका सप्लाई आउटडोर से इंडोर को होता है, लेकिन इसमें इंडोर से आउटडोर को कनेक्शन दिया गया है, सप्लाई दिया गया है। तो यहाँ से इसे हमने हटा दिया। अब देखिए इसका नॉर्मल सा इसका कनेक्शन है। इसका जो कैपेसिटर है ना, ये वीक हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए एक छोटा कैपेसिटर लगा हुआ है। वैसे इतना धूल है, मिट्टी है इसमें, लेकिन 40 UF का कैपेसिटर इसमें लगा हुआ है। इसका नॉर्मल सा कनेक्शन इसको हम समझ लेते हैं। इसको भी मैं खोल दूं ताकि यहाँ भी मैं दिखा सकूं। इसको मैं हाथ से नहीं पकड़ रहा हूँ क्योंकि इसमें करंट है। मैं मेन सप्लाई नहीं बंद किया हूँ। यहाँ पर देखिए सिर्फ 2 वायर दिए गए हैं, एक न्यूट्रल और एक लाइन। एक न्यूट्रल सप्लाई है और एक लाइन सप्लाई जो है ना, वो रिले से निकल करके आता है। अब रिले से निकल करके आता है, तो ये सप्लाई कहाँ जाता है, यहाँ पर देखिए ये वायर है ना,
ये देखिए, ये 5 वायर है ना, 5 वायर में से एक वायर तो अर्थिंग का है, 4 वायर इसमें ये फैन मोटर को जा रहा है। इसका कनेक्शन जो होता है ना, अब यहाँ पर देखिए कंप्रेसर के 3 वायर होते हैं, कोई भी कंप्रेसर हो, चाहे वो 3 फेस का कंप्रेसर हो या फिर सिंगल फेस का कंप्रेसर हो। कंप्रेसर के लिए 3 वायर होते हैं। अगर 3 फेस का कंप्रेसर होता है तो उसमें लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 दिया जाता है, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3 होता है। लेकिन अगर ये नॉर्मल कंप्रेसर होता है सिंगल फेस का, तो उसमें रनिंग स्टार्टिंग कॉमन होता है। तो रनिंग और स्टार्टिंग में सप्लाई दी जाती है और स्टार्टिंग को शॉर्टिंग किया जाता है कैपेसिटर के माध्यम से, स्टार्टिंग में जो सप्लाई दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये 3 वायर हैं, कंप्रेसर के 3 वायर हैं। अब सफ़ेद वाला जो वायर है ना, देखिए ये सफ़ेद कलर का वायर, पहले ये समझिए कि ये देखिए इसमें रेड कलर का वायर और एक ब्लू कलर का वायर, एक सफ़ेद कलर का वायर, वाइट कलर का, ये तीनों कंप्रेसर के टर्मिनल में जा रहा है। देखिए कंप्रेसर के टर्मिनल में जा रहा है, ये रहा कंप्रेसर का टर्मिनल। धूल मिट्टी एकदम है इसलिए दिखाई नहीं, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा इसमें, क्योंकि ना एक करंट इसमें है, चालू है ये एसी, मतलब चालू है, रिमोट से है, इसमें करंट आ रहा है। तो ये 3 वायर हैं। अब इसको समझिए, एक मेन वायर जो ना, यहाँ पर देखिए ये सफ़ेद कलर का वायर जो मैं अभी दिखाया हूँ ना, यहाँ पर देखिए ये सफ़ेद कलर का वायर, ये रेड कलर का वायर जो है ना नीचे से आ रहा है ना, ये देखिए इसके पाइप के साथ ये नीचे से आ रहा है। तो ये रेड कलर का वायर एक कमांड लाइन है और ये ब्लू कलर का वायर ये न्यूट्रल है। यानी कि ये हमारा जो है ये लाइन सप्लाई है और ये न्यूट्रल सप्लाई है। लाइन सप्लाई मेन पीसीबी के रिले से निकल करके आ रहा है। रिले का कनेक्शन मैं पहले भी समझा चुका हूँ वीडियो में। तो ये रिले से निकल करके ये रेड कलर का वायर आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर सीधा यहाँ पर देखिए ये जॉइंट हुआ है ना वाइट कलर का वायर। मैं आपको फिर से दिखाऊँ, ये देखिए वाइट कलर का वायर यहाँ से जा रहा है ना, कमांड लाइन से निकल करके एक फेस सप्लाई, ये वाइट कलर का वायर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ये देखिए ये वाइट कलर का वायर अंदर जा रहा है ना, ये वाइट कलर का वायर कंप्रेसर का, ये 3 वायर है, एक कॉमन सप्लाई है। रेड का ये वाइट कलर का वायर ये कॉमन सप्लाई है जो कि कंप्रेसर के कॉमन पे जा रहा है। एक कॉमन सप्लाई हो गया कंप्रेसर का। नॉर्मल एसी है ये, बिल्कुल नॉर्मल है। अगर इस एसी को आप समझ गए तो आसानी से कोई भी एसी कर पाएंगे। पहले नॉर्मल एसी को समझना होता है। तो ये हो गया कॉमन सप्लाई, चला गया कंप्रेसर के कॉमन पे। अब हमारा बचता क्या है, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग। रनिंग और स्टार्टिंग की सप्लाई कैसे दी जाती है, अब यहाँ पर देखिए। तो ये मेन सप्लाई हो गया कंप्रेसर को लाइन सप्लाई। अभी हमें क्या देना है, न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो न्यूट्रल को भी समझिए, ये रहा न्यूट्रल सप्लाई। लाइन सप्लाई यहाँ से चला गया कंप्रेसर के कॉमन पे, ये न्यूट्रल सप्लाई जा रहा है। यानी कि अब कॉमन को हमने यहाँ से दिया तो रनिंग को हमें यहाँ से देना होगा, ये तो जाहिर सी बात है। तो ये न्यूट्रल सप्लाई, इसको समझिए, ये न्यूट्रल सप्लाई इन हुआ ब्लू कलर का वायर। अब यहाँ से आउट होके यहाँ से ये देखिए ब्लू कलर का वायर ना, एक तो ये एक फैन मोटर का है, ये दूसरा मोटा वायर जो है ना ये कैपेसिटर पे जा रहा है। ये ब्लू कलर का वायर देखिए, ये वायर, ये वाला वायर कैपेसिटर पे आया। कैपेसिटर पे आया कैसे, देखिए यहाँ से देखिए मोटा वाला वायर है ना, ये वाला, ये मोटा वाला वायर, ये यहाँ से इनपुट हुआ, यहाँ से आउटपुट कैपेसिटर पे चला गया, कैपेसिटर के एक पॉइंट पे चला गया। अब उसके ठीक उसके साथ में जो ये पॉइंट है ना नीला वाला, ये वाला, ये कंप्रेसर का रनिंग है। देखिए 3 वायर में से एक ब्लू कलर वायर है, ये रनिंग है। तो यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई आया, इसके साथ के पॉइंट वाले से निकल के चला गया रनिंग में, रनिंग में चला गया एक हमारा, यानी कि न्यूट्रल सप्लाई ये हो गया। अब लाइन और न्यूट्रल हमें मिल गया। अब स्टार्टिंग के लिए एक देना है, तो स्टार्टिंग को कैपेसिटर के ठीक सामने से, ये देखिए सामने वाला ये रेड कलर का वायर, ये स्टार्टिंग है। न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पर मेन सप्लाई हमने कैपेसिटर को दिया, यहाँ से निकाल करके हमें रनिंग में दे दिया, रनिंग पॉइंट पे। अब इसके ठीक सामने वाला जो पॉइंट है ना, इसमें से हम स्टार्टिंग दे देते हैं। जैसे कि मैं एक पुराना कैपेसिटर आपको उठा के दिखाऊँ, ये देखिए ये पुराना कैपेसिटर है जो कि मैं चेंज किया था। तो यहाँ पर देखिए
इसकी जो सप्लाई दी जाती है ना, अब यहाँ पर देखिए कुछ कैपेसिटर ऐसे होते हैं, यहाँ पर 4 पॉइंट दिया गया है ना, यहाँ पर 2 पॉइंट है। तो 4 पॉइंट और 2 पॉइंट से मतलब नहीं होता है। अगर ऐसे 2 टर्मिनल हैं, 1 और 2, कुछ कैपेसिटर ऐसे होते हैं जिनमें 3 टर्मिनल होते हैं। यहाँ पर एक होता है फ़ैन के लिए। तो जब फ़ैन के लिए होता है तो ये जो सी लिखा होता है ना, जो 3 टर्मिनल होते हैं उसमें लिखा होता है CHERM और एक है फ़ैन, ऐसा लिखा होता है उसमें। तो इसमें तो सी जो होता है लिखना, उसमें 4 पॉइंट होते हैं, और HERM जो लिखा होता है उसमें 3 पॉइंट होते हैं, और जिसमें फ़ैन लिखा होता है उसमें ऐसे 2 पॉइंट होते हैं, ऐसे 2 पॉइंट। लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही है। तो यहाँ पर एक मेन सप्लाई यहाँ पर देना है, और इसके बगल वाले से निकाल करके, चाहे इधर से किसी एक से निकाल करके हमें कंप्रेसर के रनिंग में दे देना होता है। जो एक बचता है उसके बाद हमें स्टार्टिंग देना होता है, उसके ठीक सामने वाले से उठा करके हमें स्टार्टिंग दे देना होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है, ऐसे ही है, देखिए 2 पॉइंट है। तो ये इससे मतलब नहीं है, यहाँ पर कॉमन देना है। अगर 3 पॉइंट होता तो सी वाले में मेन सप्लाई देते, जैसे मेन सप्लाई यहाँ पर दिया गया है, और उसके साथ में से ही निकाल करके हमें कंप्रेसर के रनिंग में दे देना होता है। और उसके ठीक सामने से HERM जो लिखा होता है वहाँ से उठा करके स्टार्टिंग में दे देना होता है, कंप्रेसर के स्टार्टिंग टर्मिनल पर। तो इसमें 2 ही पॉइंट है, इसमें भी 2 पॉइंट हैं। तो 2 और 3 से कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पर दिया गया है कनेक्शन। यहाँ पर देखिए न्यूट्रल सप्लाई, और यहाँ से इसके ठीक सामने से उठा करके कंप्रेसर के रनिंग में दिया गया है, और सामने वाले से जो सामने वाला पॉइंट है वहाँ से स्टार्टिंग में दिया गया है। अब इसको चाहे ये रनिंग वाला इधर लगाएं या तो इसका इधर लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन हाँ, जहाँ पर मेन सप्लाई न्यूट्रल देना है उसके ठीक साथ में से ही उठा करके कंप्रेसर के रनिंग में देना है। बाकी चाहे आप इधर लगाएं चाहे इधर लगाएं। अगर ये 2 वायर आप इधर लगाते हैं तो स्टार्टिंग को आपको उठा करके सामने लगाना है। ये इस तरह से इसकी वायरिंग होती है। ये तो हो गया कंप्रेसर का कंप्लीट वायरिंग, ठीक। अब हमें क्या चलाना है, हमारे पास क्या है, एक फ़ैन मोटर है और एक कंप्रेसर है। 2 ही चीज़ है आउटडोर में। ये नॉर्मल एसी है। अगर 4 वे रिवर्सिंग वाल्व लगा होता, यानी कि हीटिंग पंप लगा होता, तो उसको भी एक न्यूट्रल और लाइन सप्लाई देना होता। तो कहीं से भी न्यूट्रल सप्लाई आप न्यूट्रल और लाइन दे देते, वो काम करने लगता। अब हम बात करते हैं ये फ़ैन मोटर का। फ़ैन मोटर है ना, इसमें 4, 3, 2, 5 वायर हैं। तो एक हमें अर्थिंग यहाँ से दे दिया गया है। अर्थिंग का छोड़ दीजिए, अर्थिंग बॉडी में से दिया जाता है। अब यहाँ पर एक समझिए, एक फ़ैन मोटर को एक लाइन सप्लाई देनी है, एक न्यूट्रल देना है, और कैपेसिटर का वायर देना है। तो यहाँ पर देखिए ना, 2 वायर, एक रेड कलर का वायर और एक येलो कलर का वायर। ये हमारा रनिंग स्टार्टिंग है हमारा। 2 जो कैपेसिटर के वायर हैं ये दोनों, क्योंकि ये कैपेसिटर का वायर अलग से दिया गया है इसमें। कुछ मोटर ऐसे होते हैं जिसमें 3 ही वायर होते हैं, उसमें से जैसे कि सीलिंग फ़ैन होता है, 3 वायर होते हैं उसमें। तो रनिंग और स्टार्टिंग देना होता है, रनिंग और स्टार्टिंग दे देते हैं, और रनिंग के साथ में से जो यहाँ से निकाल करके एक वायर हमें एक मेन सप्लाई यहाँ पर दे देना होता है। लेकिन इसमें मेन सप्लाई यहाँ से नहीं दिया गया है, बल्कि यहाँ से दिया गया है। और 2 वायर अलग से निकाले गए हैं कैपेसिटर के लिए, और मोटर में ही शार्ट किया गया है। जो रनिंग और स्टार्टिंग शार्ट किया जाता है ना, वो मोटर के अंदर ही शार्ट किया गया है, इसलिए यहाँ पर 4 वायर निकले हैं। अगर 3 वायर निकला होता तो यहाँ बाहर हमें शार्ट करना पड़ता, लेकिन नहीं, इसको मोटर के अंदर ही शार्ट किया गया है। और यहाँ से 2 वायर कैपेसिटर के लिए निकाला गया है, तो इसको छोड़ दीजिए 2 वायर। अब यहाँ पर समझिए, एक लाइन और एक न्यूट्रल देना होता है। तो लाइन सप्लाई जो है ना, ये देखिए लाइन सप्लाई, ये रेड कलर का वायर एक कंप्रेसर के लिए यहाँ से गया है, वाइट कलर का। अब एक लाइन सप्लाई हमें, ये भी कमांड लाइन से ही निकल के जा रहा है, ताकि जब PCB आउटपुट सप्लाई दे तो यहाँ से फ़ैन मोटर भी ऑन हो जाए और कंप्रेसर भी ऑन हो जाए। तो यहाँ से ये लाइन सप्लाई है रेड कलर का वायर, जो कि कमांड लाइन है, PCB के रिले से निकल के आ रहा है। तो यहाँ से ये इनपुट हुआ, और ये आउटपुट यहाँ से फ़ैन मोटर के लिए ये लाइन सप्लाई, ये देखिए फ़ैन मोटर के लिए ये लाइन सप्लाई रेड कलर का वायर। देखिए यहाँ पर कहाँ है, ये वाला वायर है, ये वाला वायर, ये लाइन सप्लाई है। एक लाइन सप्लाई मिल गया। अब हमें क्या देना है फ़ैन मोटर को, एक न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो न्यूट्रल सप्लाई, अगर आप लाइन सप्लाई यहाँ से देते हैं, यहाँ से,
तो न्यूट्रल सप्लाई हमें यहाँ से देना होता है। बस ये ध्यान में रखना होता है, एसी का वायरिंग करना बहुत आसान होता है, लेकिन ये ध्यान में रखना होता है कि बस शार्टिंग ना होने पाए, कहीं भी न्यूट्रल फेस कहीं लड़ने ना पाए, बस ये ध्यान में रखना होता है। बाकी वायरिंग करना बहुत आसान होता है। एक लाइन सप्लाई हमने रेड कलर का वायर से हमने फ़ैन मोटर को दे दिया। अब न्यूट्रल सप्लाई एक यहाँ से है, यहाँ से देखिए ये ब्लू कलर का वायर, ये देखिए ये ब्लू कलर का वायर है ना, ये ब्लू कलर का वायर ये जा रहा है ना, देखिए ये फ़ैन मोटर को जा रहा है। लाइन और न्यूट्रल सप्लाई हमने यहाँ से दे दिया। लाइन और न्यूट्रल ये दोनों वायर हमारा लाइन और न्यूट्रल है। बाकी 2 वायर है ना, ये यहाँ पर अंदर ही शॉर्ट करके एक वायर एक्स्ट्रा कर दिया गया है यहाँ पर, यानी कि एक लाइन सप्लाई कॉमन और एक हमारा रनिंग हो गया ये। और यहाँ पर रनिंग के साथ में से ये पीला कलर का वायर ये शॉर्ट करके निकाला गया है कैपेसिटर मोटर में से। ये 2 वायर कैपेसिटर पे दे दिए गए हैं। अब चाहे यहाँ पर बाहर ही आप शॉर्ट करते या तो अंदर शॉर्ट करते हैं, बात एक ही होता है। तो अंदर ही मोटर के अंदर से ही शॉर्ट करके निकाला गया है। और वाइंडिंग में सिर्फ 3 वायर ही जा रहे हैं, वो तो मोटर के एक्सटर्नल में निकाल करके एक वायर शॉर्ट करके यहाँ पर निकाला गया है। ये 2 वायर कैपेसिटर पे लग गए, एक हमारा ये न्यूट्रल और एक ये हमारा न्यूट्रल और लाइन सप्लाई ये हमारा हो गया रनिंग, यानी कि रनिंग एक कॉमन। तो इस तरह से इसकी वायरिंग होती है। छोटा कैपेसिटर इसमें 2.5 UF का छोटा कैपेसिटर बाहर ही लगाया गया है। यहाँ पर देखिए छोटा कैपेसिटर एक लगाया गया है और ये कंप्रेसर को रन करने के लिए कैपेसिटर लगाया गया है। बस इतना सा वायरिंग होता है इसका नॉर्मल एसी का। नॉर्मल एसी हो या फिर नॉन इन्वर्टर, जो कि ये भी नॉन इन्वर्टर है, तो एक में होता है कि 4-वे रिवर्सिंग वाल्व लगा होता है, बस इतना सा होता है। बाकी इसका जो और क्या है इसमें, बाकी जो रेफ्रिजरेंट को रन करने के लिए कंडेंसर लगा होता है, फैन मोटर यहाँ से फेंकता है। बाकी और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है और किसी वीडियो में और भी डिटेल्स में बताऊँगा। मैं उन्हीं के लिए वीडियो बनाता हूँ जो नए होते हैं, जो फील्ड में नए होते हैं, जिन्हें काम नहीं पता होता, वो सीख रहे होते हैं, उनके लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ। उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। इसलिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फेसबुक पर अगर देख रहे हैं वीडियो को तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि आप फेसबुक पे या फिर यूट्यूब चैनल पर कहीं भी देख पाएँ वीडियो को। तो अभी मैं वीडियो बंद करना चाहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं। आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए बिल्कुल प्रैक्टिकल, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये हमारे पास कॉपर पाइप है। ये पतला 316 का कॉपर पाइप है, ये 38 का है, और हमारे पास 9 नंबर की कैपलरी है, 9 नंबर की, और ये हमारे पास 9 नंबर की कैपलरी और डार फिल्टर सेटअप है पूरा कंप्लीट, जो कि सॉरी ब्लर हो गया लगता है, हाँ। तो ये पूरा कंप्लीट सेटअप है। अगर हमें चेंज करना हो कैपलरी और डार फिल्टर, अक्सर हमें जब हमारा चोकिंग हो जाता है तो चेंज करना पड़ता है, जैसे कि मैं ये चेंज किया हूँ। अब ये तरीका क्या होता है, क्योंकि ना प्रोफेशनल जो तरीका होता है, कंपनी वाले ने देखिए कैसे लगा के दिया है। एक ड्रायर फिल्टर में इतना छोटा सा 38 का ये पाइप जॉइंट है, इसके बाद कैपलरी, ड्यूल कैपलरी इसमें 9 नंबर की जॉइंट है, और यहाँ पर एक फ़िल्टर जॉइंट है छोटा सा, जो कि लिक्विड लाइन का जो हमारा सर्विस वाल्व होता है वो यहाँ पर जॉइंट होता है, और जो कंडेंसर का जो आउटपुट निकलता है वो यहाँ पर जॉइंट होता है। तो इसे बनाना कैसे होता है, इसी को आज हम सीखने वाले हैं, क्योंकि मैं ऐसे टॉपिक पर वीडियो लेकर के आता हूँ जो कि पहले किसी ने ना बनाया हो। ऐसे टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर के आता हूँ। थोड़ा सा मैं कैमरा सही कर लूँ। अब यहाँ पर देखिए इसे बनाना कैसे है, इसे समझ लीजिए। तो इसको बनाने के लिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि जब हम कैपलरी को यहाँ पर हम जॉइंट कर देते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर फिर भी चोकिंग हो गया तो कन्फ्यूजन हो जाता है, पता नहीं हमारा कैपलरी ब्रेजिंग करते समय ब्लॉक तो नहीं हो गया। इसके लिए कैसे हमें और कैपलरी को कैसे कट करना होता है, कैसे जॉइंट करना होता है, कैसे इस तरह से बनाना होता है सेटअप, इसको हम चलिए सीखते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो चलिए हम पहले कैपलरी को कट करना सीखते हैं। एक तो तरीका होता है कैपलरी को कट करने का, जैसे कि ये हो गया ना, कैपलरी है, इसे हम सीधा ये देखिए, ये हमने कट कर दिया,
एक कैपिलरी कट करने का एक तरीका ये हुआ, लेकिन ये तरीका देखिए गलत है। देखिए मुंह बंद हो गया इसका, जबकि कैपिलरी का मुंह नहीं बंद होना चाहिए। कैपिलरी का मुंह बिल्कुल इस तरह से खुला रहना चाहिए। देखिए इससे पहले मैं कट किया हूँ एक बार, तो ये कट करने का तरीका, कुछ लोग ब्लेड से कट करते हैं, ऐसे ब्लेड से कट करके तोड़ते हैं, वो भी तरीका सही नहीं होता है। आपके पास ये छोटा ही ट्यूब कटर अगर हो तो बहुत बेहतर। अगर इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो छोटा ट्यूब कटर आपके पास होना चाहिए। इसी ट्यूब कटर से हम कैपिलरी को कट करेंगे, क्योंकि ये छोटा ट्यूब कटर होता है ना, तो कहीं कहीं ऐसे जगह पे पाइप को कट करना पड़ता है जहाँ की बड़ा ट्यूब कटर काम में नहीं आता है, वहाँ पे चलता ही नहीं है, तो वहाँ पर हमें छोटा ट्यूब कटर का ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे। तो इस तरह का एक छोटा ट्यूब कटर होना चाहिए आपके पास। अब देखिए ना, एक तरीका होता है जो कॉपर पाइप को जो हम कट करते हैं, देखिए ना, ये इस कॉपर पाइप को हम कट कर रहे हैं। कैपिलरी को इस तरह से नहीं कट करना है। जैसे देखिए कॉपर पाइप को जो हम कट करते हैं तो इसको टाइट इतना करेंगे कि ये ढीला ना रहे। इसको ऐसे 2 चक्कर घुमाएंगे, जब ये ढीला हो जाता है फिर इसको टाइट करेंगे, इसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, फिर इसको ऐसे हम टाइट करेंगे, फिर उसको घुमाएंगे ऐसे ऐसे घुमाएंगे, फिर ढीला हो जाता है, फिर इसको टाइट करेंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे और तब तक घुमाएंगे जब तक कि कॉपर पाइप कट ना जाए। छोटा ट्यूब कटर से हमारा 5/8 तक का पाइप कट जाता है। तो यहाँ से ऐसे घुमाएंगे, फिर घुमाएंगे, फिर टाइट करेंगे थोड़ा सा, फिर घुमाएंगे इसे। ये देखिए कट गया ना, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए कट गया। लेकिन इस तरह से कैपिलरी को कट नहीं करना है ट्यूब कटर से, ध्यान रहे। देखिए कटा हुआ है। अब इसे जब हम, देखिए एक चीज़ मैं और बता दूँ प्लस पॉइंट में, कि ये जब हम कॉपर पाइप को जब हम कट करते हैं तो नोच प्लायर की मदद से ऐसे इसमें डाल करके थोड़ा सा ऐसे घुमा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अंदर का मुंह जो होता है, वो जो बंद होता है, थोड़ा सा खुल जाता है अच्छे से। अब हम कैपिलरी को कैसे कट करते हैं ट्यूब कटर से, इसको देख लीजिए। क्योंकि कैपिलरी तो हमें कट करना ही है यहाँ पर लगाने के लिए, हमें कैपिलरी तो कट करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हम छोटा छोटा कैपिलरी कट करके, एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ। इतना बड़ा कैपिलरी मैं कट करता हूँ, और कट करने के बाद कैसे उसे अच्छे से बनाना है प्रोफेशनल, और ब्रेजिंग कैसे करना है। ये देखिए ऐसे ना, इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, इसको हल्का सा टाइट करना है। सिर्फ कॉपर ये कैपिलरी ट्यूब के ऊपर सिर्फ निशान पड़ जाए, इतना टाइट करना है। ये हमने घुमाया, सिर्फ निशान बना देना है उसके ऊपर। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए निशान बना हुआ है ना, ये देखिए इस तरह से निशान बन जाए। देखिए बना हुआ है निशान, आप देख सकते हैं। इस तरह से जब निशान बन जाता है, उसके बाद हमें क्या करना है, अब सिंपल सा प्लास की मदद से या फिर नोच प्लायर की मदद से यहाँ पर पकड़ना है, जहाँ पर ना, लगता ब्लर हो गया है, यहाँ पर पकड़ना है जहाँ पे निशान लगा हुआ है। सॉरी ब्लर है। यहाँ पर पकड़ना है, अभी इसे ऐसे तोड़ देना है। यहाँ पर पकड़ के ऐसे घुमाना, एक बार नीचे करना है, एक बार ऊपर करना है, और ये तोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए इसका मुंह अच्छे से खुला हुआ है। देखिए इस तरह से कट कर लेना है। अब इसके बाद क्या करना है, क्योंकि ड्यूल कैपिलरी हम लगाते हैं, चाहे 8 नंबर की हो चाहे 9 नंबर की हो, उसे हम ड्यूल कैपिलरी लगाते हैं। तो इसे माप के ऐसे माप कर हमें उतना ही बड़ा फिर काट लेना है, जितना बड़ा हमें जो हमारा दूसरा कैपिलरी है, उसे भी हम कट कर लेते हैं। ये हम घुमाएंगे इसे ट्यूब कटर में लगा करके। ज़्यादा टाइट, कैपिलरी को काटते समय ज़्यादा टाइट नहीं करना होता है, नहीं तो उसका मुंह बंद हो जाता है। बस उतना ही टाइट करें जितने में सिर्फ कैपिलरी के ऊपर निशान पड़ जाए, बस। क्योंकि निशान जब पड़ जाता है, क्योंकि आपको कभी देखे होंगे शीशा काटते समय सिर्फ निशान मारा जाता है डायमंड से, उसी तरह से देखिए यहाँ पर सिर्फ निशान मार लेना है। ये देखिए निशान पड़ गया है ना, देखिए। अभी निशान पड़ने के बाद यहाँ पर हम नोज प्लायर को यहाँ पर लगाएंगे और इसे नीचे ऊपर करके तोड़ देंगे। जैसे डायमंड से शीशा को काटते हैं उसी तरह निशान लगा लेंगे ऐसे, और यहाँ पर इसे नीचे ऊपर करेंगे ऐसे। ये देखिए टूट गया, और अच्छे से इसका होल बंद नहीं हुआ है, इसका होल दिखाई दे रहा है।
अभी जब हमारा 2 कैपिलरी ड्यूल कैपिलरी हमारा कट गया है तो इसे हम कैसे यहाँ पर कैसे किस तरह से बनाते हैं। देखिए यहाँ पर अब इसका बनाने का फ़ायदा क्या है, इसको भी अभी मैं बताऊँगा, जब मैं लगाऊँगा तो मैं बताऊँगा। अभी ड्रायर फिल्टर में देखिए इतना बड़ा जॉइंट है ना, ये जॉइंट क्यों लगाया गया है, ये आपके सेफ्टी के लिए है। कैसे, आप इतना भी बड़ा लगा सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा क्यों लगाते हैं अभी देख लीजिए इसको। तो इसके लिए मैं एक कॉपर पाइप कट करता हूँ 3/8 का, इसमें भी 3/8 का पाइप लगा हुआ है। ड्रायर फिल्टर में 3/8 का पाइप लगता है। तो इससे पहले मैं लाइव में करके मैं बनाया था, इसलिए मैं दिखाया हूँ। अब यहाँ से इसे हम कट कर देते हैं। जब इतना बड़ा हम कट कर देते हैं पाइप को, जितना बड़ा हमारा लगाना है उतना बड़ा हम कट कर लेंगे पाइप। इस साइड से कट करते हैं, इतना बड़ा हम कॉपर पाइप को कट कर लेते हैं। सिर्फ मैं आपको बताने के लिए इतना नुकसान कर रहा हूँ अपना, ताकि आपको मैं अच्छे से बता सकूँ। क्योंकि कुछ लोग मुझसे कुछ सीखते हैं, इसलिए मैं अच्छे से इतनी बारीकी से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। कॉपर पाइप को कट करते समय इसको थोड़ा सा ऐसे टाइट करना है और इसको फिर राउंड घुमाना है, जब तक कि ढीला ना हो जाए। 2-3 राउंड घुमाना है, ढीला हो जाए, फिर उसके बाद ये टाइट करना है, फिर 2-3 राउंड घुमाना है। क्योंकि ये इसका प्रेस होता है ना, ये यहाँ से ये अंदर की तरफ जाता है। ऐसे जब घुमाते हैं तो अंदर की तरफ जाता है ये, फिर ऐसे जब घुमाते हैं तो कॉपर पाइप को काट रहा है। देखिए देखिए कॉपर पाइप को कैसे काट रहा है, देखिए ये देखिए इस तरह से घूम रहा है। अब ढीला हो गया, क्योंकि काट दिया उतना इसलिए ढीला हो गया। अब फिर टाइट करेंगे इसे, फिर ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे। ये देखिए एक कॉपर पाइप हमारा कट गया, देखिए ये कट गया ना। अब इसमें हम लगाएंगे 2 कैपिलरी जो हमने कट किया हुआ है, उस कैपिलरी को हम लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए दोनों का होल खुला हुआ है, ये देखिए दोनों को होल खुला हुआ है ना अच्छे से। अब इसको हम डालेंगे इसमें, क्योंकि हमें इस तरह से बनाना है। तो इसमें हम डाल करके पहले कैपिलरी ब्रेजिंग करेंगे। कैपिलरी ब्रेजिंग करने के बाद में ड्रायर फिल्टर में ब्रेजिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि एक दूसरी तरफ से, ताकि हम देख सकें कि कैपिलरी का मुंह हमारा खुला हुआ है कि बंद हो गया। क्योंकि अगर कैपिलरी लगाने के बाद भी चोकिंग हो जाता है तो कन्फ्यूजन रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कैपिलरी का मुंह बंद हो गया। इसलिए हम कैपिलरी को ब्रेजिंग करने के बाद तब हम ड्रायर फिल्टर को लगाते हैं। अब देखिए कैपिलरी लगाने से पहले आप यहाँ पर इसको क्या करें, इसको है ना, इसको ऐसे थोड़ा सा दबा दें। उतना ही दबाएं जितना कि कैपिलरी अंदर चला जाए। इतना नहीं दबा देना है कि बाद में फिर फैलाना पड़े। उतना ही दबाना है कि कैपिलरी अंदर चला जाए। 2 कैपिलरी एक साथ में ऐसे टेप मार देना है ताकि इधर उधर ना जाने पाए। अब इसे हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देते हैं कैपिलरी को, दोनों एक बराबर कैपिलरी, एक बराबर दोनों डालना है दूसरी साइड से, ताकि हम देख सकें कि हाँ हमारा कैपिलरी एक बराबर है। दूसरी साइड से देख सके ऐसे करके। अब देखिए 2 कैपिलरी एक बराबर है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए ऐसे फैला के थोड़ा सा, और नोज प्लायर की मदद से, नोज प्लायर आपको लगाना है ऐसे, ऐसे नोज प्लायर आपको लगाना है। दोनों कैपिलरी फैला के ऐसे नोज प्लायर से इसे पंच कर देना है ऐसे बीच में, ताकि 2 कैपिलरी आमने सामने रहे, और इसे पंच कर देना है ऐसे। पंच करने के बाद फिर भी आप देखिए कि अगर छोटा बड़ा कैपिलरी है अंदर तो उसे एक साइड से खींच करके बराबर कर लें। ये बराबर हो गया। अब इसे हम अच्छे से पंच कर देंगे ताकि ये जाम हो जाए। यहाँ पर सिर्फ ब्रेजिंग करना रह जाए और ब्रेजिंग का रॉड पिघल करके अंदर ना जाने पाए। इसे हम दबा देते हैं ऐसे। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें ज़रूर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ये देखिए कितना प्रोफेशनल तरीके से बन गया है, जैसे ये कंपनी वाले से बेहतर बना है। देखिए कंपनी वाले ने ये लगा के दिया था, इससे बेहतर बना हुआ है ये।
अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये देखिए, अभी देखिए इसमें ब्रेजिंग रॉड पिघल कर जाने का कोई चांस नहीं है, इतने अच्छे से ये पंच हो चुका है। सिर्फ यहाँ पर ब्रेजिंग रॉड पिघलाना है बस। अब दूसरी साइड में जब हम ब्रेजिंग रॉड से इसे हम ब्रेजिंग कर देते हैं, तो अब देखिए जब यहाँ पर क्या होगा कि अब ड्रायर फिल्टर में लगाना बाकी रह गया। ठीक, यहाँ पर देखिए इस तरह से इसमें लगाएंगे। थोड़ा सा इसका मुंह फैला देता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ मैं। इस तरह से लगा हुआ है ना, ये हिस्सा होता है जो कैपिलरी इधर लगा हुआ है, ये कैपिलरी, और इसमें छोटा फिल्टर लगा हुआ है। ये हमारा जो लगता है सर्विस वाल्व के डिस्चार्ज लाइन का, जो लिक्विड लाइन का सर्विस वाल्व होता है, ये जॉइंट होता है यहाँ पर। और जो कंडेंसर से निकलता है आउटपुट, वो यहाँ पर जॉइंट होता है। तो इसे हम देखिए इस तरह से बन गया ना, देखिए इस तरह से बन गया। अब यहाँ पर इसमें जब हम ड्रायर फिल्टर में जॉइंट करेंगे, अगर मानिए चोकिंग हो गया तो इस तरह से हम देख सकते हैं। ड्रायर फिल्टर में जॉइंट करने से पहले यहाँ से आप देख लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। ब्रेजिंग होने के बाद यहाँ पे देखिए दोनों होल दिख रहा है ना, दोनों होल अच्छे से दिख रहा है। अब यहाँ पर दोनों होल को जब हम ब्रेजिंग करने के बाद दोनों होल को जब देख लेंगे, तो ये कन्फ्यूजन हमारे अंदर नहीं रहेगा कि कैपिलरी हमारा ब्लॉक हो गया है या फिर चोक हो गया है। जो ब्रेजिंग करते समय इसका मुंह बंद हो गया है। वालेकुम सलाम। तो यहाँ पर कोई अब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, देखिए, क्योंकि हम देख रहे हैं अच्छे से। अब इसे हमें क्या करना है कि ड्रायर फिल्टर में इस तरह से, ये है ना ड्रायर फिल्टर, इस तरह से हमें जॉइंट कर देना है। अभी यहाँ पर जब चोकिंग नहीं, यहाँ पर जब ब्लॉक नहीं हुआ है, तो यहाँ पर तो ब्लॉक होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये फिक्स बैठा है। देखिए एकदम फिक्स बैठा है, ब्रेजिंग रॉड इसके अंदर पिघल के नहीं जाएगा। तो इस तरह से हम सेटअप बनाते हैं। देखिए इस तरह से लगा देंगे, इसमें लगाने के बाद इसे हम ब्रेजिंग कर देंगे। और जो दूसरा हिस्सा कैपिलरी का बचता है, वो एक पतला पाइप। अब देखिए ये लगाना कोई ज़रूरी नहीं, अगर नहीं मिलता है मार्केट में तो कोई ज़रूरी नहीं, उसे मिल जाएगा। लेकिन नहीं मिलता है तो इसका कोई ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि फ़िल्टर जो होता है ना, जो जाली होती है वो इसमें होती है, इसमें नहीं होता है। सिर्फ ये दो कैपिलरी को कवर करने के लिए लगाया गया है। तो कैपिलरी को कवर करने के लिए आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पाइप में 2 कैपिलरी डालना है और ये लिक्विड लाइन में ले जा कर के ब्रेजिंग कर देना है। अगर इससे मोटा पाइप नहीं होता है तो इससे मोटा पाइप आप ले लीजिए, उसको आप ब्रेजिंग कर दीजिए उसमें। तो इस तरह से ये सेटअप बनाते हैं हम। मुझे लगता है कि आपके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और देखिए एक चीज़ और होता है, कैपिलरी को कभी भी इस तरह से कट नहीं करना है। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे कॉपर पाइप को कट करते हैं ना ट्यूब कटर से, जब तक कि कट नहीं हो जाता है तब तक घुमाते रहते हैं। अगर इस तरह से घुमाते रहते हैं, जैसे कि मानिए कि ये ट्यूब कटर है, इससे देखिए हम कट कर रहे हैं, बिल्कुल पाइप की तरह कट करेंगे। टाइट करते जाएंगे, घुमाते जाएंगे, टाइट करते जाएंगे, घुमाते जाएंगे। कब तक? जब तक कि कट नहीं हो जाता, तब तक इसे हम घुमाते जाएंगे। अभी देखिए क्या होता है, रिस्पांस इसका देख लीजिए अभी खुद सामने। ऐसे घुमाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे जब तक कि कॉपर पाइप की तरह कट ना जाए पूरा। ये देखिए कट गया ना। कट जाने के बाद ये देखिए इसका मुंह देखिए बंद हो गया। अब देखिए 9 नंबर की कैपिलरी
तो लाइव स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर एक स्प्लिट एसी का आउटडोर है। यहाँ पर एक नहीं बहुत सारे यहाँ पर स्प्लिट एसी के आउटडोर हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, जो कि मैं बताऊंगा। एक एसी यहाँ पे चल रहा है और बाकी एसी ये जो दो बाकी एसी बंद हैं। और यहाँ पर एक एसी ये है, ये भी बंद है, ये भी बंद है। ये जो एसी चल रहा है यहाँ पर मैं बताऊंगा, और वो बंद है उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि सक्शन लाइन ठंडा नहीं कर रहा है और डिस्चार्ज लाइन ठंडा कर रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा कर रहा है, या फिर सक्शन लाइन पे बर्फ़ जम रहा है। इसके ऊपर मैं प्रैक्टिकल में एक वीडियो में बनाया था छोटा सा, लेकिन एक हमारे दोस्त ने पूछा है कि सक्शन लाइन ठंडा नहीं हो रहा है, इसका क्या रीज़न है। और ये जो पतला पाइप है डिस्चार्ज लाइन, वो ठंडा हो रहा है। यहाँ पर देखिए, जैसे ना यहाँ पर दो लाइनें होती हैं, एक मोटा पाइप होता है, एक पतला पाइप होता है। एक जो मोटा पाइप होता है ना, ये सक्शन लाइन होता है, इसे कहते हैं सक्शन लाइन। पतला पाइप होता है, ये डिस्चार्ज लाइन होता है। तो अगर सक्शन लाइन ठंडा नहीं हो रहा है और पतला पाइप ठंडा हो रहा है, तो इसका क्या रीज़न है। कोई भी रेफ्रिजरेंट हो, चाहे R22 हो, R410 हो, या फिर R32 हो, 290 हो, कोई भी रेफ्रिजरेंट हो, अगर ये मोटा पाइप, ये देखिए जैसे मैं पकड़ के देख रहा हूँ ना, ये तो फ़िलहाल बिल्कुल चिल्ड है, मतलब इसमें ये एसी में कोई कमी नहीं है, ये बिल्कुल ठंडा है, लेकिन बर्फ़ नहीं जम रहा है। और ये पतला पाइप को पकड़ के देखें तो ये नॉर्मल है, जबकि एसी चल रहा है। देखिए, ये देखिए एसी चल रहा है, तो ये पतला पाइप बिल्कुल ठंडा है और मोटा पाइप ठंडा नहीं है। मतलब ये नॉर्मल काम कर रहा है, एसी नॉर्मल चल रहा है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके बजाय अगर ये सक्शन लाइन है ना, ये ठंडा नहीं कर रहा है और ये पतला पाइप ठंडा कर रहा है, या फिर इस पर बर्फ़ जम रहा है। ऐड कब करोगे राहिल समीम? मैं ऐड कर चुका हूँ सबको। शायद हो सकता है कि आपने गलत नंबर मुझे दिया हो, क्योंकि कुछ लोगों का, अब देखिए ना, मैं बता दूँ, जैसे कि 100 लोगों का कमेंट अगर आता है, तो उसमें से अगर मैं उसमें से ऐड करता हूं तो लगभग 80 लोगों का ऐड हो जाता है, लेकिन 20 लोगों का ऐड नहीं हो पाता है, कुछ परसेंटेज। तो नंबर आप सही, व्हाट्सअप नंबर सही आप लिख करके भेजें। मैं बताने वाला था इससे पहले कि गलत नंबर कुछ लोग दे देते हैं, जो कि ऐड नहीं हो पाता है। फिर भी मैं उनके मैसेज पर मैं इनवाइट लिंक भेज देता हूं, लेकिन अब उनको हो सकता है कि ना मिल रहा हो, तो आप सही नंबर लिख करके भेजिए। जितने लोग भी गलत नंबर व्हाट्सएप में भेजे हैं, वो लोग अपना सही नंबर भेजें, और जो लोग ऐड हो चुके हैं दोबारा ना भेजें। जमील दस्ती, तो यहाँ पर देखिए, मैं बता दूँ, यहाँ पे ये मोटा पाइप ठंडा हो रहा है, पतला पाइप नॉर्मल है, मतलब सही चल रहा है एसी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर इसके बजाय ये मोटा पाइप डाल दिया, ओके राहिल समीम भाई, ठीक है, मैं देख लिया हूँ आपका नंबर। तो अगर ये मोटा पाइप ठंडा नहीं कर रहा है और ये पतला पाइप ठंडा कर रहा है, एक तो होता है वो ठंडा करता है और एक तो होता है बर्फ़ जमता है इसके ऊपर। प्रदीप कुमार यादव जी, ठीक है प्रदीप कुमार यादव। और ऊपर तो जितने लोगों का नहीं हुआ है अभी तक, वो लोग अपना नंबर इसे लाइव में कमेंट कर दें, मैं सबका नंबर ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पर मोटा पाइप है ना, मोटा पाइप अगर ठंडा नहीं कर रहा है, पतला पाइप ठंडा कर रहा है, या फिर बर्फ़ जम रहा है, तो उसके थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि मोटा पाइप ठंडा नहीं कर रहा है, तो सीधा सा आपको क्या करना है, इसकी पहचान एक होती है। मोटा पाइप ठंडा नहीं कर रहा है, सक्शन लाइन चिल्ड नहीं कर रहा है, और ये पतला पाइप ठंडा कर रहा है, तो सिंपल सा इसका गैस का प्रेशर कम होता है। ये हो गया, गैस का प्रेशर कम होता है। तुरंत आपको क्या करना है, क्लेमीटर लगाना है एक वायर में, न्यूट्रल या फिर कमांड लाइन में, क्लेमीटर लगाना है। उसके बाद गेज लगाना है, इसमें गेज लगा के आपको प्रेशर चेक करना है। अगर ये ठंडा नहीं हो रहा है और ये पतला पाइप ठंडा हो रहा है, डिस्चार्ज लाइन ठंडा हो रहा है, तो श्योर 100% श्योर है कि गैस कम है सिस्टम में। अब इसकी पहचान एक होती है, आप बिना गेज लगाए, बिना क्लेमीटर लगाए आप पहचान सकते हैं कि सिस्टम में गैस कम है। कैसे, उसको भी समझ लीजिए। आप आएंगे जब यहाँ पर, तो सक्शन लाइन में कूलिंग नहीं होगा, ठंडा नहीं होगा। ये सक्शन लाइन, मोटा पाइप जो होता है ना, सक्शन लाइन, इसमें ठंडा नहीं होगा।
और ये पतला पाइप अगर थोड़ा गैस कम है, जैसे कि R22 की मैं एग्जांपल में R22 को लेकर के बात कर रहा हूँ मैं, अगर R22 है तो इसमें अगर मानिए कि 30 का प्रेशर है, वैसे नॉर्मली प्रेशर जो होता है 60 से 65 PSI के बीच में होना चाहिए प्रेशर R22 का। अगर मानिए वहाँ पर 40 का प्रेशर है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि ये पाइप, मोटा वाला पाइप यहाँ पर ठंडा नहीं होगा, ये पतला पाइप ज़्यादा ठंडा करेगा। अगर 40 का प्रेशर है तो, अगर 30 का प्रेशर है, 25 का प्रेशर है, 20 का प्रेशर है तो क्या होगा, तब पहचान क्या होगी, तब ये पतला पाइप है ना, ठंडा नहीं बल्कि इसके ऊपर बर्फ़ जमेगा। ये पतले पाइप के ऊपर, अगर पतले पाइप के ऊपर बर्फ़ जम रहा है, मोटा पाइप ठंडा नहीं कर रहा है, तो समझ जाइए सिंपल सा कि गैस कम है। तो ये पहचान होती है इसमें। और सामने यहाँ पर फ़ैन के सामने ऐसे हाथ लगाएंगे ना तो ये गरम गरम हवा नहीं फेंकेगा बल्कि नॉर्मल हवा फेंकेगा। अगर गैस सही है तो यहाँ से गरम गरम हवा फेंकेगा। देखिए गरम गरम हवा भी फेंक रहा है, बिल्कुल गरम। क्यों ये गरम हवा क्यों फेंकता है? पीछे कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट है ना, यहाँ पर आकर के रेफ्रिजरेंट का जमाव ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर हीटिंग उत्पन्न होता है। यहाँ पर वेपर में होता है रेफ्रिजरेंट, कंडेंसर में आकर के ये कंडेंसर होता है। देखिए ये कॉइलें लगी है ना, ऐसे ऐसे करके कॉइल लगा है। ये जाली नहीं, जाली के अंदर एक कॉइल लगा है, कॉपर की पाइपें लगी हैं, ये होता है कंडेंसर। जो जाली होती है ना इसी को कंडेंसर कहते हैं। तो यहाँ पर आकर के रेफ्रिजरेंट का जमाव होता है, इसके वजह से यहाँ पर हीटिंग होता है बहुत ज़्यादा। हीटिंग होने की वजह से इसी हीटिंग को निकालने के लिए सामने फ़ैन मोटर लगा होता है। सामने फ़ैन मोटर लगा होता है ताकि पीछे का जो है ना, यहाँ से देखिए, यहाँ से एयर, पीछे से एयर पास होता है और सामने से फ़ैन के रास्ते से एयर फेंक देता है। पीछे से हवा खींचता है, सामने से फेंक देता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पीछे इसलिए जाली लगाई जाती है क्योंकि हवा का जो स्पर्श है ना, ये वो कॉपर पाइप में टच होकर के जाए, हवा से ठंडा हो जाए, और वो जब हवा से ठंडा होगा तो हवा गर्म हो जाएगा, तो वही सामने जो फ़ैन मोटर लगा हुआ है उसी के रास्ते से फेंक देता है। यही रीज़न होता है। और भी डिटेल्स में मैं इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी लाइव में दूसरे टॉपिक में बात कर रहा हूँ। जो कंडेंसर क्यों लगाया जाता है, और ये फ़ैन मोटर क्यों लगाया जाता है, और कंडेंसर अगर लगा है तो इसके पीछे जाली क्यों लगाई जाती है, इसको भी मैं डिटेल्स में अलग लाइव में या फिर वीडियो में बात करूँगा। सर एक 3 फेज़ कंप्रेसर है, नया है, 1 महीना पहले लगाया, आज जाकर चेक कर रहा हूँ तो कंप्रेसर जैसे चालू हो रहा है ब्रेकर ट्रिप हो रहा है। कंप्रेसर को निकाल कर चालू कर रहा हूँ तो सही चल रहा है। तो देखिए मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ है। अभी मैं लगभग आज ही मैं वीडियो पब्लिश किया हूँ, आज मॉर्निंग में शायद मैं वीडियो पब्लिश किया हूँ या फिर कल पब्लिश किया हूँ। प्रैक्टिकल में उसमें बता रखा हूँ कि 3 फेज़ का जो डक्टेबल एसी होता है ना, उसका कंप्रेसर अगर मानिए कि आप चालू कर रहे हैं सिस्टम को और जो ही आउटपुट सप्लाई दे रहा है, आउटपुट सप्लाई देते ही तुरंत एमसीबी ब्रेकर जो है ना ट्रिप हो जा रहा है, मतलब कि कंप्रेसर में शार्टिंग हो चुका है। चाहे आप 1 महीना पहले लगाए हो, 15 दिन पहले लगाए हो, तो आपने एक गलती किया था उसमें कि सिस्टम को आपने फ्लश नहीं किया था नाइट्रोजन से, आपने ये गलती किया था। मैं पहले ही बता रहा हूँ गलती आपकी यही होगी अगर कंप्रेसर ख़राब होगा। अगर वैसे वायर कहीं शॉर्ट हुए हैं या फिर कॉन्ट्रैक्टर कहीं पे शॉर्ट हुआ है तो फिर अलग बात है। अगर कंप्रेसर ख़राब है तो आपने यही गलती किया है कि उसमें आपने फ्लश नहीं किया है अच्छे से। नाइट्रोजन से अगर आपने फ्लश किया होता, सीटीसी डाल करके फ्लश किया होता आपने, तो ये कंप्रेसर ख़राब नहीं होता। अब आपका यही कोई समझ लीजिए कि 3 फेज़ का कंप्रेसर है तो समझ लीजिए कि 25 से 30 हज़ार का आपका धक्का लगा, मतलब आपका तो नहीं लगा लेकिन जिसका होगा उसका लगा होगा। तो 25 से 30 हज़ार गया 3 फेज़ कंप्रेसर में। अगर 5 टन का होगा तो, वैसे तो पता नहीं कितने टन का है। तो आपने यही गलती की थी उसमें कि आपने फ्लश नहीं किया था। सिस्टम अगर फ्लश ना किया जाए तो कंप्रेसर की गलती नहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया में गारंटी देते हैं, सऊदी अरेबिया में गारंटी नहीं होती है कंप्रेसर की। चाहे आप 1 दिन में ख़राब कर दें या फिर आप 10 साल में ख़राब करें, कंप्रेसर की गारंटी नहीं होती है सऊदी अरेबिया में। ख़रीदते वक्त वहीं बता दिया जाता है कि कंप्रेसर को आपको चेक करके तभी लगाना है कंप्रेसर। ब्रेजिंग होने के बाद रिटर्न नहीं होता है कंप्रेसर सऊदी अरब में। इंडिया में तो होता है कि कुछ महीने तक गारंटी लेते हैं, पता नहीं कैसे गारंटी लेते हैं, लेकिन यहाँ सऊदी अरब में बिल्कुल भी गारंटी नहीं होती है कंप्रेसर की, चाहे आप 1 दिन में चाहे 1 घंटे में ख़राब कर दें।
तो वही प्रॉब्लम हुआ है आपको कि आपने फ्लश नहीं किया सिस्टम को, क्योंकि मेरे साथ में ऐसा हुआ है। 3 फेज़ का कंप्रेसर मैं भी एक गंवा चुका हूँ। फ़िलहाल मेरा तो नुकसान नहीं हुआ उसका, लेकिन भाई गलती तो मैं ही किया था कि उसमें मैं फ्लश नहीं किया था सिस्टम को। तो अगर फ्लश नहीं किया जाएगा तो कंप्रेसर ख़राब हो जाता है जल्दी, क्योंकि उसमें ऑयलिंग होती है सिस्टम में। चाहे वो 1.5 टन का एसी हो, 2 टन का एसी हो, जो कंडेंसर होता है कंडेंसर में ऑयलिंग होती है, पाइपिंग में ऑयल होता है और कूलिंग कॉइल में ऑयल होता है। अगर उसे अच्छे से फ्लश ना किया जाए, कंप्रेसर आप लगा देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि अब 3 फेज़ में क्या होता है, एक ड्रायर फ़िल्टर बड़ा सा लगा होता है, इतना मोटा ड्रायर फ़िल्टर लगा होता है। उस फिल्टर को भी कंप्रेसर के साथ चेंज करना होता है, ध्यान में रखिए। 3 फेज़ का हो या फिर 1.5 टन का हो, 2 टन का हो, सिंगल फेस हो, कोई भी एयर कंडीशनर हो, अगर आप उसमें कंप्रेसर रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो ध्यान में रखिए कि आपको कैपिलरी और ड्रायर फ़िल्टर आपको ज़रूर चेंज करना होता है साथ में, और साथ में फ्लश करना होता है अच्छे से सिस्टम को, ताकि दोबारा से कंप्रेसर ख़राब ना होने पाए। पहले तो एक बात समझ लीजिए कि अगर सिस्टम में अगर कंप्रेसर ख़राब होता है तो कंप्रेसर, पहले ये आपको पता करना होगा कि कंप्रेसर ख़राब क्यों हुआ, क्योंकि जब कंप्रेसर आप निकालेंगे तो वहीं पर पता चल जाएगा कंप्रेसर ख़राब क्यों हुआ। कंप्रेसर ख़राब कितने तरह के होते हैं, एक तो होता है कि टर्मिनल शॉर्ट हो जाता है, टर्मिनल जल के ख़त्म हो जाता है। दूसरा होता है कि ऑयलिंग की वजह से अंदर का जो टर्मिनल होता है वो जल जाता है। इसी तरह के कंप्रेसर ख़राब होते हैं। तो कंप्रेसर जब खोलेंगे तो टर्मिनल जला है अगर ऊपर से, तो समझ जाइए कि इसमें स्पार्किंग रहा होगा, स्पार्किंग की वजह से जलता है टर्मिनल। एक तो होता है कि ऑयल चढ़ जाता है, ऑयल इधर उधर फैल करके क्या होता है, टर्मिनल शॉर्ट हो जाता है अंदर से, जो अंदर 3 टर्मिनल जुड़े होते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि कंप्रेसर ख़राब होता है। तो कंप्रेसर सिस्टम को फ्लश करने की ज़रूरत है। अगर टर्मिनल शॉर्ट हुआ है तो भी आप कंप्रेसर निकालेंगे तो भी आपको साफ़ करने की ज़रूरत है, यानी कि आपको फ्लश करने की ज़रूरत है। तो नाइट्रोजन से फ्लश करिए, सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, मैं छोड़ दिया था बीच में, ये मैं बता दूँ कि सक्शन लाइन पे अगर ये तो, हाँ देखिए मेरा लाइव रुक गया था थोड़ी देर के लिए, इसलिए मैं बोल नहीं रहा था। सर 3 फेस में वायरिंग कैसे करते हैं, और फेस टी, टर्मिनल 1, फेस टर्मिनल 2, टर्मिनल 3। देखिए यादव जी, के यादव, मैं प्रैक्टिकल वीडियो बना रखा हूँ, आज ही मैं पब्लिश किया हूँ। आप हमारे पेज पर स्क्रॉल डाउन करके देख लीजिए, सबसे ऊपर ही 2 वीडियो आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर बिल्कुल मैं कंप्लीट बता रखा हूँ कि वायरिंग कैसे की जाती है। इतनी आसान सरल शब्दों में मैं बताया हूँ कि आप एक ही बार में समझ जाएंगे कि वायरिंग कैसे की जाती है। 3 फेस की डक्टेबल की वायरिंग कैसे की जाती है, आप आसानी से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ना, ये तो मैं बता दिया कि अगर सक्शन लाइन ठंडा हो रहा है, ठंडा नहीं हो रहा है, और पतला पाइप ठंडा हो रहा है या फिर बर्फ़ जम रहा है, तो इसमें गैस की कमी होती है। अगर मानिए सक्शन लाइन पे बर्फ़ जम रहा है, सक्शन लाइन पे ठंडा होने की जगह इस पर बर्फ़ जम रहा है भर भर के, और ये पतला पाइप नॉर्मल है, तब क्या प्रॉब्लम होगा इसमें। अगर ऐसा हो रहा है कि सक्शन लाइन पे बर्फ़ जम रहा है और पतले पाइप पे पतला पाइप नॉर्मल है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि एयर कंडीशनर में क्या आपको चेक करना है, इंडोर में एयर फिल्टर आपको चेक करना है, ब्लोअर की स्पीड चेक करनी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्लोअर नहीं चल रहा है, या फिर चल रहा है तो स्लो चल रहा हो। अगर स्लो चल रहा है तो मोटर को चेक करें, मोटर की बेयरिंग जाम होगी या फिर कोई और प्रॉब्लम होगा, उसको फिक्स करें। फ़िल्टर गंदा है तो फ़िल्टर को साफ़ करें। अगर फ़िल्टर सही है, कूलिंग कॉइल को चेक करें, कूलिंग कॉइल गंदा है तो कूलिंग कॉइल को साफ़ करें, फ़िल्टर को साफ़ करें। इंडोर का ये हो गया प्रॉब्लम। आउटडोर में आइए, आउटडोर में आपको ये कंडेंसर है, कंडेंसर बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। साफ़ करिए, अगर गंदा है तो इसे साफ़ करिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सामने से एसी को ऐसे ठोकते हैं ना, ऐसे ठोकते हैं, यहाँ से भर भर के धूल निकलता है यहाँ से सामने से, तो ऐसे में एसी पूरा गंदा होता है, डस्टी होता है, उसे साफ़ करने की ज़रूरत है। फिर आपको चेक करना है कि ये जो आउटडोर का कंडेंसर फ़ैन मोटर होता है ना, ये चल रहा है कि नहीं। अगर नहीं चल रहा है तो इसको फिक्स करिए। अगर चल रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि स्लो चल रहा हो। कभी कभी ऐसा होता है कैपेसिटर वीक होता है या फिर बेयरिंग जाम हो जाता है तो स्लो चलता है फ़ैन मोटर, तो इसको चेक कर लीजिए। फ़ैन मोटर अगर सही नहीं चल रहा है तो इसको फिक्स करिए। ये तो हो गया आउटडोर में। आउटडोर की बात, अगर सब कुछ इतना